अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। आतिश कैन अमेरिकन मॉन्स्टर बाय साले इकबाल के एपिसोड नंबर 19 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहने से कोई अजीज नहीं हो जाता है, बंदा जरूरी हो तो बताना और जताना भी पड़ता है। हीर फरसान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, हक जताना तो मैं चाहता हूँ, और वो भी दिन दिन रात भर। तुम खुद ही इनकार कर देती हो तो मैं क्या करूं? मैं तो अच्छा शौहर हूं ना, तुम्हारे फैसले का मान रखता हूँ। झूठ की इंतहा कर रखी है आपने, जैसे मेरी बातों की इजाजत के मुंतजर होते हैं आप। हीर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठते हुए कहती है, मतलब कि तुम मुझे खुद से इजाजत दे रही हो और भी कुछ करने की? हीरवरदान के चेहरे की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हाथ भी मत लगाना आप मुझे। हीरवरदान हीर हाथ दूर करते हुए कहती है, तुम मुंह लगा लो, मैं तुम्हें। वरदान हीर के चेहरे के करीब आकर इसके होठों को फोकस में लेते हुए कहता है, अगर तुड़वाना है तो लगा ले। हीर वरदान की आंखों की तरफ देखते हुए कहती है, थोड़ी देर तक रुक जाते हैं, अभी सड़क पर है। मुंह लगाएंगे भी एक दूसरे को और तुड़वाएंगे भी। वरदान हीर को सीट बेल्ट लगाते हुए कहता है, बेशरम। हीर मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहती है। वरदान इसका मुंह मोड़ता हुआ देखकर हंसते हुए हीर से दूर हुए गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। वजदान ड्राइविंग सीट पर आता है तो हीर दूसरी जानिब मुंह फेर लेती है। हीर आपस में हाथ बांधे हुए अपने हाथों को गर्म करती है। वजदान इसके हाथों की तरफ देखते हुए गाड़ी को स्टार्ट करता है और एहतियात से चलाते हुए 5 मिनट के सफर के बाद वो एक छोटे से होटल के सामने जाकर रोकता है। अंधेरा बढ़ने लगा, साथ ही साथ ठंड भी। हम यहाँ क्यों आए हैं? हीर होटल की तरफ देखते हुए कहती है, क्योंकि घर यहाँ से दूर है। अंधेरा हो रहा है, बारिश पड़ रही है। वजदान अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए कहता है। हीर वजदान की बात पर इसको देखती है पर कुछ बोलती नहीं है। अंदर चले? वजदान गाड़ी से निकालने से पहले पूछता है, मुझसे क्यों पूछे? फैसले तो करते हैं, आपको पता। हीर बेरुखी से जवाब देती है। हीर की बात सुनते हुए वजदान गाड़ी का दरवाजा खोले पहले गहरी सांस लेता है, फिर गाड़ी से बाहर निकलकर अपना कोट उतारे हुए वो हीर की तरफ बढ़ता है। हीर अपनी सीट बेल्ट खोल चुकी थी। वजदान इसके गलिए गाड़ी का दरवाजा खोले। हीर बिना वजदान हीर बिना वजदान के चेहरे की तरफ देखे गाड़ी से बाहर निकल जाती है और ठंडी हवा वो अपने आप को अपनी बाहों में कैद कर लेने लगती है। वजदान हीर की हालत देखते हुए इसके कंधों पर कोट डालता है। हीर नजर उठाकर वजदान की तरफ देखती है और देखते ही वापस मुंह मोड़ लेती है। डोरेमोन, कॉफी बनाओ चीनी के साथ। सिकंदर अपने कमरे में सोफे पर बैठे हुए हॉल में सर्वेंट्स के साथ काम करते हुए अमामा को बुलंद आवाज में कहता है, मैं फ्री नहीं हूँ, खुद कर लें आकर जो करना है। अमामा भी बुलंद आवाज में जवाब देती है। सिकंदर अपनी टांगों पर पड़े लैपटॉप से नजर हटाकर बाहर हॉल की तरफ देखने लगता है और देखते हुए वो लैपटॉप बंद किए कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ कहा तुमने? सिकंदर अमामा की तरफ बढ़ते हुए पूछता है। या कॉफी बना ले, खुद ही मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे लिए भी बना देना एक कॉफी। एक कप कॉफी बना, बिना चीनी के। अमायमा सोफे पर बैठी हुई जरूरत के सामान की लिस्ट बना रही होती है जो हया ने इसे बनाने को कहा था। फिर के सर्वेंट से पूछकर भर के सर्वेंट से पूछकर मैंने हुक्म दिया है मेरे लिए कॉफी बनाने का। सिकंदर उंगली उठाकर अमायमा को छोटी छोटी आंखें दिखाए कहता है, मैंने रद्द कर दिया है आपका हुक्म। अमायमा सर उठाकर सिकंदर को देखते हुए कहती है, शराफत से उठो, मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ, तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं होते। सिकंदर साथ वाले सोफे पर बैठते हुए गुस्सीले लहजे में कहता है। सिकंदर के लहजे पर अमायमा गर्दन मोड़कर मुंह खोलकर बड़ी बड़ी आंखें किए सिकंदर को देखती है। ओह डोरेमोन, क्या हुआ? डर लग रहा है मुझसे? सिकंदर अमायमा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, डोरेमोन मत बोले मुझे। सिकंदर की बाजुओं पर थप्पड़ मारते हुए कहती है, डोरेमोन ना बोलूं तो क्या बोलूं तुम्हें? नाम टांगों के नाम पे मजाक है सिर्फ तुम्हारे पास। सिकंदर अमायमा की टांगों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मजाक भी तुमसे बड़ा होगा। सिकंदर अपनी आंखों पर हाथ रखे नाम में सर हिलाते हुए कहता है, सिकंदर आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? अमायमा रोतलू सी शक्ल बनाकर कहती है, अरे नहीं नहीं मेरा बच्चा, मैं मजाक थोड़ी उड़ा रहा हूँ, मैं तो सीरियस हूँ कि तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ। सिकंदर अमायमा को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, क्या सोच रहे हैं? अमायमा तजस्सुस से पूछती है, यही कि डॉक्टर तो मैं हूँ, नए नए तजुर्बात करने का शौक भी बहुत है मुझे तो। सिकंदर कहते कहते रुक जाता है। तो अमायमा तजस्सुस से पूछती है, तो सोच रहा हूँ कि एक तजुर्बा तुम्हारी टांगों पर भी कर दूं। सिकंदर बोल ही रहा था, हवा में उड़ती हुई गद्दी आती है जो सीधा सिकंदर के मुंह पर लगकर इसका मुंह
बंद करवा चुकी थी। डोरेमोन डोरेमोन ही ठीक है, तजुर्बा कैंसिल। सिकंदर मासूम से शक्ल बनाए मिनमिनाते हुए कहता है, जहन्नुम में जाए। अमामा कहते हुए खड़ी होती है और कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आई? अगर आए तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अमामा हाथों के मुक्के बनाते हुए गुस्से में कहती है और कहते ही पैर पटकते हुए हॉल में मौजूद लोगों को काम पर वापस जाने का इशारा करते वो कमरे में चली जाती है। हम डोरेमोन कहीं की पूरी हवेली है मेरी, कहीं भी सो जाऊंगा। इसके साथ सोने के लिए मर रहा हूं ना जैसे मैं तो। सिकंदर मुड़कर कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है। वजदान रूम बुक कर चुका था। एक छोटा सा रूम था जिसमें लाइट्स भी नहीं थी। वजदान आपको यही मिला था, यहाँ लाइटें भी नहीं है। हीर कमरे के बंद खिड़की के ये कमरे की खिड़की बंद करते वजदान को देखते हुए कहती है, हवेली में रहने वाली लड़की एक छोटे से कमरे में एक रात गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर पाती। एक रात की बात है हीर, बारिश और ठंड दोनों बढ़ती जा रही हैं। बीमार हो जाओगी, पहले तुम भी जल्दी ठंड लग गई तुम्हें। वजदान कमरे में आग जलाने के लिए कुछ ढूंढते हुए कहता है, पर यहाँ हीर अपनी बातों को हाथों को मसलते हुए कहती है, पर कहते कहते रुक जाती है। कुछ नहीं होता, एक रात की बात है, सुबह होते ही घर चले जाएंगे। वरदान को नॉर्मल कर वो हीर के पास आता है, इसके हाथों को और चेहरे को टच करके इसका बॉडी टेम्परेचर चेक करता है। तुम रुको यहाँ, मैं कपड़े लेकर आता हूँ, तुम्हारे लिए ये ठंडे हुए पड़े हैं। वजदान हीर के गीले कपड़ों की तरफ देखते हुए कहता है और कहते ही वो बाहर की जानिब अपने कदम बढ़ाने लगता है। रुके कहाँ? बाहर हालात देख रहे हैं, फिर भी जाने का सोच रहे हैं। हीर वजदान का हाथ पकड़कर इसे रोकते हुए इसके चेहरे को फिक्रमंदी से देखते हुए कहती है, कुछ नहीं होता मुझे, अभी आ जाऊंगा। वह ऐसे रात भर अकेले कपड़ों में भी तो नहीं छोड़ सकता हूँ तुम्हें। वजदान हीर के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहता है, मेरी फिक्र कर रहे हैं, खुद की नहीं हो रही। खुद भी तो सर से पैर तक भीगे 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 हुए हैं आप। हीर फिक्र भी कर रही थी तो गुस्से में, मैं ठीक हूँ। वजदान हीर के सामने खड़े होते हुए मुस्कुराते हुए जवाब देता है, वजदान नहीं मरती मैं ठंड में, ठंड के मारे आप यहीं रुक जाएं। हीर एक कदम करीब आते हुए कहती है, मरने वाली बातें मत किया करो, मेरे सामने मार खाओगे तुम ऐसे रह सकती हो, पर मैं ऐसे तुम्हें नहीं देख सकता। मैं आता हूँ गुड़िया, अभी आ जाऊंगा। वजदान हीर के चेहरे से हाथ हटाते हुए प्यार से कहता है, वजदान। हीर परेशानी से इसका नाम लेती है, अभी आ जाऊंगा। वजदान कहते ही रूम से बाहर निकल जाता है। हीर वरदान का कोट अच्छे से पहनने हुए पूरे कमरे का मुआयना करने लगती है। कमरा छोटा था पर साफ सुथरा था। जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, चीजों को देखते हुए से तसल्ली हो रही थी, अब नॉर्मल होने लग गई थी। वो कमरे में टहलते टहलते वो कमरे की खिड़की खोले गजदार भारी आवाज वाली बिजलियों की चमक को देखने लग जाती है। क्या हो गया है? आज इतना मौसम खराब तो नहीं होता है। हीरा आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, वजदान सब जल्दी से वापस आ जाए। वजदान को गए 2 मिनट हुए ही थे कि हीर को उसकी फिक्र सताने लगती है। खिड़की से आते हुए ठंडी हवाएं हीर के कांपने पर मजबूर कर रही थी। जल्दी से खिड़की बंद किए वो अपने हाथों को आपस में मसलते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी होती है। अपना हुलिया देखकर हीर खुद ही गंदा सा मुंह बनाती है और वही कमरे में मौजूद अलमारी की तरफ टॉवल देखने के लिए बढ़ती है। जैसे अलमारी खोलती है, वहां पर लॉन्ग बाथ टॉवल मौजूद था। हीर इसे देखते ही दरवाजे की तरफ देखती है। मैं इसे पहले ही देख लेती, ऐसे ही दो वो बारिश में गए हैं और गए भी पता नहीं कहाँ हैं। हीर लॉन्ग टॉवल लिए वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने लगती है। गरम शावर लिए वो अपना बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कर चुकी थी। शावर लिए वो फ्रेश होकर अलमारी से दूसरा टॉवल लिए वो अपने बालों में मारते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती है। झांकी मारकर वो वजदान को देखने के लिए नजरें दौड़ाती है, पर वो अभी तक नहीं लौटता है। वक्त के साथ साथ मौसम मजीद खराब होता जा रहा था। हीर की परेशानी बढ़ती जा रही थी, पर वजदान की कोई खबर इसे नहीं लग रही थी। टॉवल सोफे पर फेंकते हुए वो वजदान का कोट उठाए इसका मोबाइल तलाश करने लगती है। बेध्यानी में वो अंदर की पॉकेट में हाथ डालते हैं। पॉकेट में मौजूद फोन से तर चाकू की उंगली पर कट लग जाते हैं। हीर दर्द से कराते हुए कहती है और झट से अपना हाथ बाहर निकालते ही अपने फोन बहती उंगलियों की तरफ देखती है। ये क्या हुआ? फिर अपने हाथों की तरफ देखते हुए दूसरे हाथ से एहतियात से कोट की जेब में हाथ डालती है और अंदर से वजदान का खून में तर चाकू निकाले वो बेयकीनी से इसकी तरफ देखने लगती है। हीर एक हाथ में चाकू पकड़े, दूसरे हाथ में वजदान का कोट पकड़े, एक नजर चाकुओं को और दूसरी नजर कोट को देखते हुए वो गहरी सांसें ले रही होती है। हीर गुस्से में शेर से वजदान का कोट दरवाजे की तरफ देखकर मारती है कि दरवाजा खुलता है और कोट सीधा वजदान के सीने पर जा लगता है। दरवाजा खुलने की आवाज पर हीर झट से दरवाजे की तरफ देखती है, जहां लाइट सॉफ्ट ग्रे कलर के सॉफ्ट सोफट के बूट मोटे ट्रैक सूट में मलबूस वजदान हाथों की 2 बैग लिए खड़ा होता है।
मजदान को अपनी तरफ आता देख के हीर अपने हाथ में पकड़ा चाकू अपनी कमर के पीछे कर लेती है। इतना गुस्सा? मजदान अपना कोट उठाते हुए अंदर की तरफ बढ़ते हुए पूछता है। हीर बेयकीनी से मजदान को इसके पुरसकून अंदाज को देख रही थी। मजदान जमीन से जैकेट उठाए दरवाजे को बंद किए जैसे ही मुड़ता है हीर को टॉवल में देखकर इसके कदम वहीं थम जाते हैं। वरदान अपनी सांसें रोके हीर को सर से पैर तक देखता है पर इसके हाथ में चाकू नहीं देखता। वरदान हंसते हुए हीर की तरफ बढ़ता है, अपना जैकेट और कपड़ों का बैग उठा बेड पर रखे वो हीर के पास आ खड़ा होता है। हीर को बाजुओं से पकड़े इसकी गर्दन से बाल हटाते वरदान इसका टेम्परेचर चेक करता है। ठंडी तो नहीं हो अब तुम? वरदान हीर के खामोश आंखों में देखते हुए कहता है। क्या हुआ? वरदान हीर को खामोश देखते हुए पूछता है। हीर अपने कमर पर रखे हुए हाथ में चाकू को मजीद से अपने हाथों में भींचे वो अपने आप को जख्मी करती जा रही थी। कुछ पूछूं आपसे? हीर गहरी सांस लेने के बाद पूछती है। हाँ, वरदान झट से बोल पड़ता है। कहाँ गए थे आप मुझे छोड़कर? हीर तजस्सुस भरी निगाहों से देखते हुए पूछती है। कहीं नहीं, ऑफिस गया था। वरदान हीर के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है। आप मुझसे झूठ भी बोलेंगे, ये उम्मीद नहीं थी आपसे। हीर कहते ही खून निकलते हाथ में पकड़ा चाकू वरदान के हाथ में दिए वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये क्या किया है? वरदान हीर का हाथ पकड़कर इसे खून बहता देखकर गुस्सा और फिक्र के तासुरात के साथ कहता है। आपको इससे क्या? हीर अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है। मुझे इससे क्या? वजदान हीर की बात दोहराता है। हाँ, आपको क्या? जब जालिम बनकर दुनिया के लोगों के साथ ये करते फिरते हैं तब एहसास नहीं होता है किसी को जख्मी करने का, दर्द देने का? या हाँ, फिक्र हो रही है मेरे छोटे से कट से खून निकलता देखकर आपको मेरी फिक्र हो रही है? हीर अपना हाथ छुड़वाते हुए सख्त लहजे में कहती है। हीर दूसरों से खुद को मत जोड़ो। वजदान हीर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है। मैं जोड़ भी नहीं सकती हूँ, कोई मुझ जैसा होगा भी नहीं। हीर वजदान की तरफ बढ़ते हुए कहती है। नहीं, मैं इन जैसी नहीं हो सकती। मैं तो खुद एक क्रिमिनल हूँ और एक क्रिमिनल की बीवी भी कोई मुझ जैसा थोड़ा होगा जो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हर सामने आए शख्स को मारता फिरे। हीर वजदान की आंखों में देखते हुए कहती है। आपको मुझ पर गुस्सा था तो मुझ पर निकालते किसी और को मारने की क्या जरूरत थी? हीर गुस्से में कहती है। हर हीर बच्चे रिलैक्स हो जाओ। वरदान इसे बाजुओं से पकड़ने की कोशिश करते हैं पर हीर इसके हाथों से फिसले जा रही थी। वरदान, आप कब तक करेंगे ये सब? क्या ये छोड़ नहीं सकते? क्या हम दोनों एक पुरसकून जिंदगी नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते? हीर की आंखों में नमी भर गई थी। वह नम आंखों से वरदान के चेहरे को देखते हुए पूछती है। हीर, मैं यही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। मर्दान इसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए आहिस्ता से जवाब देता है। तो क्या हमेशा ऐसे ही रहना है? क्या आप अपने बच्चों की जिंदगी को भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं? क्या हम हमेशा यही करते रह जाएंगे? कहते हुए हीर की आंखों में आंसू बह इसके गालों पर गिरने लगते थे। वजदान एकदम खामोश हो गया था। कोई जवाब नहीं था इसके पास इस वक्त। ही वो हीर की आंखों में देखता है तो देखता ही रह जाता है। कौन जीतेगा इन कौन जीतेगा इनसे बातों में जिनसे ये कलाम ये आंखें करती हैं? मर्दान हीर की आंखों में देखते हुए गहरी सांस लेते हुए खुद से कहता है। मर्दान की कमजोरी इसकी बेबसी हीर बन चुकी थी। जो रही सही कसर थी वो इसकी आंखों में आए हुए आंसुओं ने पूरा करके मर्दान को हीर का गुलाम बना दिया था। अमेरिका की रियासत पर राज करने वाला मॉन्स्टर जो अपने से बड़े दुश्मन के आगे सर उठाकर चलने का आदि एक लड़की के सामने सर नजरें पलके झुकाए बेबस सा खड़ा हुआ था। हीर की नजरें वजदान के चेहरे पर थी जबकि वजदान की नजरें झुक गई थी। जो अब नहीं था को जवाब नहीं था इसके पास। कोई जवाब नहीं देंगे, झूठी झूठ बोलेंगे कोई। हीर वजदान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है। मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, कभी नहीं छोड़ सकता। हीर वजदान के चेहरे से हाथ हटाते हुए कहता है। ये दुनिया इंसानों की नहीं है, हर शख्स जानवर है। यहाँ कोई शक्ल से नहीं पहचाना जाता है और पहचान कर भी नहीं। पर जानवर सब हैं। जानवरों की दुनिया में इंसानों का क्या काम? वजदान ही इसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है। हर शख्स एक जैसा नहीं होता, चेहरे झूठ झूठ भी बोलते हैं वजदान। हीर वजदान के करीब एक कदम बढ़ाते हुए कहती है। आप दुनिया के लिए मॉन्स्टर हैं पर असल में क्या है? हीर वजदान की आंखों में आंखें देखते हुए पूछती है। वजदान एक बार फिर खामोश हो जाता है। नहीं, नहीं है तो ना, बस ऐसे ही हैं। जो देखता है देख वही वो वैसा ही नहीं होता। जब तक किसी को जानेंगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छा है और बुरा? वरदान हीर की बातें सुनते हुए गहरी सांस लिए अपना रुख मोड़ लेता है। वरदान सुने। हीर इस बात का बाजू पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ मोड़ती है। ऐसा नहीं करें। जिनकी कोई गलती होती है इनको सजा क्यों देते हैं?
हीर वरदान का रुख अपनी मुकम्मल अपनी तरफ मतवज्जा किए कहती है, जो जिस चीज का हकदार होता है उसे वही मिलता है। वरदान तो लहजे में कहता है, मतलब नहीं बदलना। हीर वरदान के चेहरे से नजरें हटाते हुए पूछती है, अभी नहीं। वरदान मुख्तसर सा जवाब देता है, फिर कब? हीर आंखों में देखते हुए पूछती है, हूर जब मैं हूर वो चीज कर चुका हूँ, हर वो चीज कर चुका हूँगा जिसका मुझे बचपन से इंतजार है, और वो यकीनन मेरे बाबा को मारना होगा। हीर वजदान की बात काटकर इसकी आंखों में देखते हुए बीच में बोल पड़ती है, शायद। वजदान हीर की आंखों में देखते हुए कहता है, आप सच में इरादा कर चुके हैं मेरे बाबा को मारने का? हीर तजस्सुस से पूछती है, क्यों जानना है तुम्हें? वजदान हीर की तरफ बढ़ते हुए क्या पूछता है। दोनों एक दूसरे के करीब आंखों में आंखें डाले एक दूसरे की टिकटिकी बांधे हुए देखते हैं, ताकि मैं इरादा बना लूं किस तरफ से मुझे खड़ा होना है। हीर धीमे लहजे में जवाब देती है, मुझे छोड़ दोगी? वजदान मजीद हीर के करीब आते हुए इसकी कमर के गिर्द अपनी बाजुओं का ला लाहिसार बांधते हुए पूछता है, मरना नहीं है मैंने। हीर वजदान की आंखों में देखते हुए कहती है, तो बाबा को छोड़ दूंगी, आपको नहीं। वजदान हीर के होठों को फोकस में लेते हुए पूछता है, परवरिश पर तो परवरिश पर सवाल नहीं उठवाना है मैंने। हीर वजदान का इरादा समझते हुए से खुद से दूर करती है और जमीन पर गिरे कपड़ों का बैग उठाने लगती है। फिर क्या करोगी? वजदान शरारती मुस्कुराहट होठों पर सजाए हुए पूछता है, वक्त पर पता चल जाएगा। हीर दोनों आईब्रो उठाते हुए कहती है, और कहते ही वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगती है, मेरी दुश्मन ना बनना यार, हारना पसंद नहीं है मुझे। वजदान हीर को जाते देखते हुए कहता है, आपको लगता है मैं आपको हरा सकती हूँ? हीर दरवाजे के पास खड़ी होकर मुड़ते हुए पूछती है, ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। इस बात पर ना यकीन करने की गुंजाइश नहीं है। वजदान मुस्कुराते हुए कहता है, ये भी ठीक है। फिर कहते ही वॉशरूम में घुस जाती है और वजदान भी हीर के जाते ही मुस्कुराते हुए मुड़कर अपने लाए हुए बैग की तरफ बढ़ता है। पूरे कमरे में हल्की सी रोशनियां थी, जो कुछ बिजली की चमक से थी और कुछ दीवार पर लगे हुए एक छोटे से बल्ब की थी। वजदान बैग में हीर के लिए लाया हुआ खाना टेबल पर लगाने लगता है। खाना लगाते ही वो मोमबत्तियों का एक सेट निकालकर पूरे कमरे में चारों तरफ जलाने लगता है। हीर जब तक आती है तब तक पूरे कमरे में हल्की-हल्की सी खूबसूरत सी रोशनी छाई होती है। हीर हुडी को ठीक करते हुए वॉशरूम से निकलती है। पूरे कमरे में मोमबत्तियां जलती देख के इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वजदान आखिरी मोमबत्ती को जला रहा होता है कि हीर वजदान के पास जाती है और पीछे से इसके पेट के गिर्द बाजुओं का हिसार बांधे हुए इसकी कमर से अपना चेहरा टिका लेता है। खैरियत रोमांटिक माहौल देखकर नहीं, कहीं नीयत तो खराब नहीं हो रही मुझ पर? मर्दान की बात कह कर खुद ही हंस पड़ता है। वो तो मेरी पहले ही खराब है आप पर। हीर वरदान के पेट पर अपने हाथों की गिरफ्त को मजबूत करते हुए कहती है, पर उस वक्त मुझे तुम्हारे इरादे दुरुस्त नहीं लग रहे बेगम। मर्दान आखिरी मोमबत्ती जलाए लाइटर टेबल पर रख के हीर की तरफ मुड़ता है, फिक्र मत करें, मेरे इरादे दुरुस्त हैं, कुछ नहीं करती मैं। हीर वरदान के सीने पर अपनी ठोड़ी टिकाते हुए उठाकर वरदान की तरफ देखते हुए कहती है, पर क्यों दुरुस्त? क्यों दुरुस्त हैं? खराब करो इनको, इतने रोमांटिक माहौल में हम क्या करेंगे? हीर के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए प्यार से पूछता है, हम बातें करेंगे? हीर मुस्कुराते हुए कहती है और कहते ही वो मुड़कर खाने की टेबल की तरफ बढ़ने लगती है। मुझे नहीं करनी बातें, बातें कम करती हो और लड़ती ज्यादा हो तुम मुझसे। हीर की तरफ बढ़ते हुए इसे सोफे पर बैठा देखते हुए कहता है, अभी तक तो मैं लड़ी नहीं आप पर से, पर आप अपने माँ बाप की तरह लड़ना चाहती हूँ मैं आपसे। फिर सोफे पर बैठे वरदान को अपनी तरफ आता देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, बस फरमाइशें देखो, देखो अभी कौन सी रही हो तुम मुझसे? रोमांस करने की बात करो, देखना दोबारा बोलने से पहले तुम्हारी सांसें सारी फरमाइशें पूरी कर दूंगा। हीर वरदान के पास सोफे पर बैठते हुए कहता है, नाराज नहीं हो मुझसे अब मुझसे? हीर वजदान के गीले बालों में हाथ फेरते हुए पूछता है, नहीं। हीर अपना कट लगा हुआ हाथ, जिससे खून बहना रुक गया था, पर कट अभी भी खुला था, वो हाथ आगे बढ़ाए खाने की तरफ लपकती है। वजदान की नजर सीधा हीर के हाथ पर जा ठहरती है। पागल लड़की, कितना जख्म करवा लिया तुमने? वजदान गुस्से में कहता है, ये मेरा गुस्सा निकालने का तरीका है, सामने वाला शख्स मेरी मोहब्बत है, इससे तो तकलीफ नहीं दूंगी ना, इसलिए खुद को हर्ट किया। हीर मुस्कुराते हुए कहती है, सच में पागल हो तुम। वजदान अपने ट्राउजर की जेब से रुमाल निकालते हुए हीर की तरफ खिसकता है। हूँ तो सिर्फ आपके पीछे। हीर वरदान के गाल पर किस करते हुए कहती है, ये सब ना करो, क्योंकि मैं शुरू हुआ तो रुकना मुश्किल हो जाएगा मेरी जान। वरदान हीर के हाथ से रुमाल बांधते हुए कहता है। हीर जवाबन कुछ कहना चाहती थी, पर अपने लब खींचे वो अपनी हंसी को जब्त करती है। बोल को बोल लो जो बोलना है, पेट में दर्द हो जाएगा तुम्हारे वरना। वरदान हीर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे तो नहीं कहना। हीर हंसते हुए कहती है, समझ आ रहा है मुझे। वरदान हीर के गाल खींचते हुए कहता है, चलो खाओ, खाना ठंडा पहले ही ठंडा हो गया है पिज्जा। वरदान
पिज़्ज़ा बॉक्स खोलते ही कहता है और साथ ठंड के मौसम में ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक के कैन खोलकर एक हीर को देता है और दूसरा खुद अपने मुंह से लगाता है। ये तो खाएं। ये पिज्जे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। वजदान मुस्कुराते हुए जवाब देता है, आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, खा लें। फिर पिज्जे का स्लाइस वजदान की तरफ बढ़ाते हुए अपने पीस से बाइट लेते हुए कहती है, ये ले। हीर आगे बढ़ाते हुए धीरे से कह ही रही थी कि वजदान बोतल का कैन पर परे रखे हीर के चेहरे को अपने हाथों में पकड़े इसके मुंह से लिया हुआ पिज्जे का पीस करते हुए इसे लेकर वापस सोफे पर बैठे खुद खाने लगता है। हीर बड़ी बड़ी आंखें किए अपने दोनों हाथ हवा में किए वो हैरान कुन नजरों से वजदान को देखने लगती है। आपकी तो। हीर पिज्जे के पीस वापस इसके बॉक्स में रखे वजदान के घुटनों के बल बैठते हुए वजदान को मारने लगती है। जब मैं एक पीस दे रही थी तो खाते ना, मेरा पीस क्यों खाया आपने? वरदान हीर वरदान को मारते हुए कहती है, लड़की खुद को लगवा लोगी चोट। हीर वरदान के दोनों हाथ पकड़े इसे सोफे से लिटाए खुद इसके ऊपर आते हुए कहता है, हाथ पैर ज्यादा नहीं चलते हैं तुम्हारे? वरदान हीर के हाथों को सोफे से ऊपर ऊपर पिन किए इनकी आंखों में देखते हुए कहता है, मेरी जुबान भी अच्छे से चलती है, इसे कैसे बंद करवाएंगे आप? हीरवरदान की आंखों में देखते अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहती है, चेंज कर रही हो तुम? वरदान पटी पटी आंखों से देखते हुए कहता है, चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको बस कह रही हूँ वरदान छोड़ें, दर्द हो रहा है। हीर अपने हाथों का लगातार खींचा तानी में इस्तेमाल करने से दर्द में कराहते हुए कहती है, जब जंगली बिल्ली बिल्ली बनने लगातार मुझे मार रही थी तब कुछ नहीं हो रहा था, अब दर्द हो रहा है। वजदान हीर के चेहरे पर झुकते हुए कहता है, तो इतना फरेब आ गया था कि वजदान की सांसें हीर को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वजदान हीर इसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करते हुए फड़फड़ाते हुए कहती है, जी। वजदान हीर के होंठों की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आप फिर? जी, मैं फिर शुरू हो चुका हूँ, अब रुकना नामुमकिन है। मेरा वजदान वजदान कहते ही हीर के ऊपर से उठे खड़े होकर हीर को देखते हुए अपनी शर्ट उतारे सोफे पर फेंककर हीर को अपनी बाहों में उठाए बेड की तरफ लिए बढ़ता है। हीर वजदान के गले के गिर्द अपनी बाजुओं का हिसार बांधे हुए वहां चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। वजदान हीर को बेड पर बिठाते ही इसके सामने बैठे इसकी हुडी की फ्रंट जिप खोलते हुए वजदान के होंठों पर झुक जाता है। वो होंठों की तरफ बढ़ता ही नहीं है, हीर के कुछ बोलने से पहले ही वो इसके हाथों को उंगलियों की खाली हुर में अपनी उंगलियां फंसाए हीर के होंठों पर झुक चका था। धीरे धीरे वो हुडी की पूरी जिप खोले हीर को तकिए पर लेटाए इसके हाथों की मजबूती से पकड़े वरसान को हीर मुकम्मल तौर पर अपनी कैद में लिए हुए इसके लबों से हटता इसकी गर्दन की तरफ झुकने लगता है। वरसान के लम्स पर हीर अपनी आंखें बंद किए अपने हाथों में इसके हाथों की मजबूती को पकड़े हीर के लम्स को महसूस करने लगती है। सुबह हो चुकी थी पर सुबह का मंजर भी ढलती हुई शाम का दिखा रहा था। जहांगीर हया दोनों गार्डन में बैठे हुए हया और जहांगीर कॉफ़ी की चुस्कियों में के मज़े ले रहे थे। ठंडी-ठंडी हवाएँ अब भी चल रही थीं। ठंड के मौसम में वो दोनों गार्डन में बैठे लड़ते-झगड़ते मौसम एन्जॉय कर रहे थे कि इतने में निक गाड़ी में सवार हवेली में आता है। हवेली के दरवाजे के बाहर गाड़ी रोके वो अंदर की तरफ बढ़ने लगता है कि जहांगीर इसे आवाज़ लगाकर अपनी तरफ इशारा किए बुलवाता है। हया जहांगीर दोनों गौर से इसे अपनी तरफ आता देख रहे होते हैं। इसने अभी तक डिनर नाइट कर वाले कपड़े डिनर नाइट वाले कपड़े पहने हुए थे, हाथ में लाल पट्टी की हुई थी, आँखें लिए निक गार्डन में इसकी तरफ बढ़ता है। निक टेबल के पास पहुंचता है और कुर्सी खींच के इस पर बैठ जाता है। ये क्या होलिया बना हुआ है? हया से कुर्सी पर बैठते हुए देखते हुए पूछती है। तबीयत ठीक नहीं थी। निक टेबल पर पड़ी पानी की बोतल से पानी गिलास में डालते हुए कहता है, क्या हुआ तबीयत को? जहांगीर कुर्सी की पुष्ट टिकाते हुए पूछता है, दिमाग खराब हो गया है। निक पानी पीते हुए गार्डन में आस-पास देखते हुए कहता है, ये कभी दुरुस्त था भी? हर वक्त औरतों में घिरे रहोगे तो दिमाग दुरुस्त हो ही ना जाए तुम्हारा। जहांगीर गर्दन झटकते हुए कॉफी का सिप लेते हुए कहता है, क्या मतलब था इस बात का? हया अपना चाय का कप जोर से टेबल पर रखते हुए पूछती है, यही कि मुझसे एक नहीं संभाली जाती और इसने इतनी सारियों को एक साथ संभाल रखा है तो दिमाग तो खराब होगा ना। जहांगीर हया को देखते हुए निक की तरफ से इशारा करते हुए कहता है, आपका मतलब है कि मैं दिमाग खराब करती हूँ आपका? हया गुस्सीले लहजे में पूछती है, खुद ही अंदाजा लगा लो इस वक्त जैसे बात कर रही हो इससे मेरे दिलो दिमाग को सुकून तो नहीं मिल रहा। जहांगीर बड़ी बड़ी आंखें किए हाथों की मुठ्ठियां भींचते हुए कहता है, आप दोनों लड़ते ही रहा करें हर वक्त। अंदर से बाहर गार्डन में आते हुए सिकंदर जहांगीर और हया को देखते हुए कहता है, तुम्हें कोई मसला है हमारी लड़ाई से? जहांगीर सिकंदर को आता देखकर दांत पीसते हुए पूछता है, हाँ मसला है, मेरी बीवी पर बुरा असर पड़ता है आपकी लड़ाइयों से। ये भी दिन ब दिन जल्लाद होती जा रही है। सिकंदर गर्दन मोड़कर अपने साथ आती हुई अमायमा को देख रहा
देखता है। सिकंदर की बात सुनकर इमामा फ़ौरन से इसे घूरियाँ करवाती है, "ये देखो अभी से शुरू हो गई है।" सिकंदर कुर्सी खींचते इस पर बैठते हुए कहता है, "ओए मेरी बहू को कुछ मत कहना, तुम्हारे बाप को नहीं बख्शती हूँ मैं, तुम्हारा तो हशर ही कर दूँगी।" हया अमायमा को हाथ से अपनी तरफ इशारा किए बुलाते हुए कहती है, आपको याद हो तो आप मेरी अम्मी और इसकी सास हो। सासों वाला ये रवैया मेरे साथ क्यों इख्तियार कर रही हैं आप? सिकंदर अमायमा को देखते हुए इसकी तरफ उँगली से इशारा करते हुए हया से कहते हैं, आग लगाने वाले काम मत करें। इससे पहले कि मैं अपनी सास की तरह हो जाऊँ, गन चलानी मुझे भी आती है। अमायमा सिकंदर की उँगली पर हाथ मार के इसे नीचे करते हुए हया के पास कुर्सी पर बैठे हुए कहती है, "त सिकंदर बोलने लगता है।" जहांगीर के कंधे पर हाथ रखकर इसे चुप करवा देता है। इनकी जुबानें बहुत लंबी हो जाती हैं शादी के बाद, इनसे पंगा मत दो। कहीं कान नहीं छोड़ेंगे ये वरना। जहांगीर सिकंदर का कान के पास खिसफुसाते हुए कहता है, आपने आजमाया है? सिकंदर जहांगीर के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा है, हाँ सब ट्राई किया है मैंने। जहांगीर आंखों के इशारे से कहता है, बातों में मसरूफ थे, सिवाय इसके एक के निक कुर्सी से टेक लगाए आसमान पर यके बार फिर से काले बादलों को छाता देखते हुए कहता है, इतने दिन हो गए अब तो इन्हीं कपड़ों में बदलने नहीं है क्या? अमामा निक के चेहरे की तरफ देखते हुए इसके कपड़ों की तरफ देखते हुए पूछती है, यार अब मेरा ज्यादा कपड़े बदलने का दिल नहीं करता। निक अमामा की तरफ देखिए, बिना देखे आसमान की तरफ एक नज़र देखते हुए कहता है। निक की बात का मतलब अमायमा अच्छे से समझ गई थी। मुस्कुराते हुए वो निक से नज़रें हटाए सिकंदर को देखती है जो इसे ही देख रहा होता है। सिकंदर को देखते ही अमायमा गंदा सा मुँह बनाती है। अमायमा की शक्ल देखकर सिकंदर गहरी सांस लेते हुए अपना रुख मोड़ लेता है, डोरेमोन कहीं की। सिकंदर गर्दन झटकते हुए कहता है, आज से पहले यहाँ का मौसम इतना खराब तो नहीं हुआ, अब क्यों? निक आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, किसी के दिल के आंसू ऊपर पहुंच गए हैं तो वो नहीं रहा। शर्म के मारे अल्लाह ताला ने सोचा कि मैं बारिश करके इसको पूरा भिगा देता हूँ, शायद वो रोकर दिल हल्का कर ले अपना। अमामा हल्का सा मुस्कुराकर निक के चेहरे को देखते हुए कहती है। अमामा की बात सुनते हुए निक के साथ साथ सबकी निगाहें अमामा की तरफ उड़ती है। मतलब? हया पूछती है। मतलब ये कि कभी कभी कहानी को बदलने तेज तूफानी बारिश का होना जरूरी होता है। अमामा हंसते हुए हया का जवाब देती है। वो कहकर हटी ही थी कि आसमान से बूंदें फिर से बरसना शुरू हो चुकी थी। सारी जल्दी से अपनी-अपनी जगहों से उठे अंदर जाने के लिए बढ़ते हैं, पर निक वहीं पर कुर्सी पर आँखें बंद किए हुए बैठा रहता है। सब लोग हवेली के अंदर चले जाते हैं। निक आँखें मीचे अपनी दुनिया में मगन हो जाता है। जहांगीर और हया अंदर जा चुके थे, लेकिन अमायमा निक को साथ ना आता देखकर मुड़कर इसकी तरफ देखती है। मासूम सी शक्ल बनाए आँखें बंद किए हुए निक को देखते हुए अमायमा को उस पर तरस आ रहा था और इसके साथ खड़े हुए सिकंदर को अमायमा पर गुस्सा आ रहा था। तुम मुझे कभी इतने प्यार से नहीं देखती हो, सिकंदर शिकायती लहजे में कहता है। दिन रात तो देखती हूँ आपको। अमामा सिकंदर की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ पर मोहब्बत भरी निगाहों से नहीं, कच्चा खा जाने वाली नजरों से देखती हो तुम मुझे। अमामा के करीब आते हुए कहता है। बारिश आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही थी, ठंडी हवाएं फिर से चल पड़ी थी। मोहब्बत भरी निगाहें कैसी होती हैं आप बता दें, मैं इनसे देख लूं, इनमें से देख लूंगी आपको। अमामा सर उठाकर सिकंदर की आंखों में देखते हुए बोली, शायद मुश्किल काम नहीं है। मोहब्बत भरी निगाहों से देखना, 2 मिनट मेरी आंखों में देखो, देखने का नजरिया खुद ही बदल जाएगा। मौसम अच्छा है, इस मौसम में दिल का नजरिया और आंखों के नजरिया जल्दी बदलने के चांसेस होते हैं। सिकंदर बारिश की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ठीक है देख लेती हूँ, पर नीचे आना पड़ेगा, इतना ऊंचा नहीं देखा जाएगा मुझसे। अमामा हाथ से सिकंदर को नीचे होने का इशारा करती है। सिकंदर दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए चुप कर अमामा के चेहरे के बिल्कुल करीब आए, इसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराती हुई नजरों से देखने लगता है। अमामा गहरी सांसें लेते हुए सिकंदर की आंखों में देखती है। पहले पहल तो वो बस देखती है, जब बारिश की बूंदों की आवाजें इसके कानों में पड़ती है, हल्की हल्की सी बारिश के फवारे इसके चेहरे पर गिरते हुए इसके दोनों के बाल इनके चेहरे पर बिखरने लगते हैं। फिर दोनों सिर्फ ये देख नहीं रहे थे कि एक दूसरे की आंखों में अपना अक्स देखते हुए इस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। सिर्फ अमामा ही नहीं, सिकंदर भी इसकी आंखों में खो गया था। बारिश की बूंदों की आवाज़ें इन्हें किसी गाने की धुन की तरह लग रही थी, जो इन दोनों के अंदर सुकून पैदा कर रही थी। अचानक से बिजली की आवाज़ पर अमामा झटका खाकर धड़कते दिल से सिकंदर से जा लिपटी थी। अमामा को खुद एहसास नहीं होता था कि वो कब सिकंदर के सीने से लगी। अपनी आंखें बंद किए अपना आप इसमें छुपाने लगती है। अमामा की इस हरकत पर सिकंदर के दिल की धड़कनें भी तेज़ी से बढ़ने लगी थी। वो अमामा के इस अमल पर थोड़ा हैरान हुआ था, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए अमामा को अपनी बाहों में कैद कर लेता है। अमामा जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, अपने आप को सिकंदर की बाहों में कैद पाकर आसमान की तरफ देखते हुए वो मुस्कुराने लगती है, पर सिकंदर से दूर नहीं होती है। गार्डन में तन्हा बैठा हुआ निक जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, अमामा सिकंदर को देखकर वो सर उठाकर आसमान की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, आज हल्की हल्की बारिश है और सर्द हवा रक्स भी है। आज फूल भी बिखरे बिखरे हैं और इनमें तेरा अक्स भी है। निक आसमान की तरफ देखे
अपने बालों में हाथ फेरते हुए कुर्सी से उठ खड़ा होता है और अपने चारों तरफ में देखते हुए वो आगे की जानिब बढ़ता है। पर इसकी नजरें गार्डन में लगे झूले की तरफ बढ़ती हैं, जहां देखते ही निक के जहन में आयना का ख्याल फौरन से इसकी आंखों के सामने आता है। आयना, क्यों मेरे हवासों पर सवार हो रही हो? क्यों मुझे बेसुकून कर रही हो? मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करता, तुम मेरे टाइप की भी नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हें दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ। निक झूले से नजर हटाए अपने दिल पर हाथ रखते हुए वो अपने बेचैन दिल पर हाथ मारते हुए कहता है, तुम तो चले गए, साथ ही साथ मेरा सुकून भी ले गई। निक अपने दिल से हाथ हटाए बालों में फेरते हुए कहता है, तुम जैसी लड़कियां इसीलिए नहीं पसंद आई, जो भी अपनी मर्जी से और जाए भी अपनी मर्जी से। मुझे नहीं पसंद तुम, हाँ नहीं पसंद, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। निक जमीन की तरफ देखते हुए आगे की जानिब बढ़ते हुए खुद से कहता है, मोहब्बत में टाइप नहीं होती, जिससे मोहब्बत हो जाए वो हर टाइप में ही अच्छा लगता है। निक के सामने सिकंदर ब्लैक कलर के थ्री पीस सूट में बारिश में भीगते हुए निक को देखते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं कहा है। निक कहते ही सिकंदर को इसके किए इसलिए वहां से जाने लगता है। तुम्हें कहने की जरूरत भी नहीं है, जिस मरहले से तुम गुजर रहे हो मैं वहां से गुजर चुका हूँ। सिकंदर निक को जाता देखकर देखते हुए कहता है, मैं किसी मरहले से नहीं गुजर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। निक मुड़कर सिकंदर के चेहरे को देखते हुए तल्ख लहजे में कहता है, इजहार किए बगैर कभी कुछ हासिल नहीं होता है, चाहे मोहब्बत हो या चीज, इजहार जरूरी होता है। सिकंदर निक की तरफ बढ़ते हुए कहता है, लेकिन दूसरे से करने से पहले खुद से करना ज़रूरी होता है। अपनी मोहब्बत का इज़हार महबूब से करने से पहले खुद से करो। अपनी कशमकश को ख़त्म करो, मोहब्बत है तो कबूल करो, नहीं है और दफ़ा करो। लेकिन जो करना है वो करो, इस तरह मजनू बने रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। सिकंदर निक के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है। मुझे मोहब्बत, निक कहते-कहते खुद ही लड़खड़ाने लगता है, मुझे मोहब्बत नहीं है किसी से। मैं इस जैसे लड़की से मोहब्बत नहीं करता, मैं नहीं करता। निक सिकंदर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें पहले तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मोहब्बत के बारे में मैं ज़रूर जानता हूँ। जब एक इंसान के ज़हन में गर्दिश करने जाए कि जब दिल के इसके नाम पर, इसके तसव्वुर पर धड़कने लग जाए, तो समझ जाओ तुमने अपनी बर्बादी की कहानी की शुरुआत अपने हाथों से की है। ये तुम्हें सुकून तो देगी, लेकिन तड़पाने के बाद तुम हर दिन, हर वक़्त, हर लम्हा बेचैन रहोगे। सुकून जानते हो कहाँ मिलेगा तुम्हें? ये तुम्हें सुकून तो देगी, लेकिन तड़पाने के बाद तुम हर दिन, हर वक़्त, हर लम्हा बेचैन रहोगे। सुकून जानते हो कहाँ मिलेगा तुम्हें? सिकंदर निक की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए पूछता है। कहाँ? निक धड़कते हुए दिल से सिकंदर के चेहरे को देखते हुए पूछता है। वही इसके पास जिससे दिल को खुद से दुश्मनी मोड़ ली है तुमने। सिकंदर निक के दिल पर उँगली रखते हुए कहता है, मोहब्बत का दूसरा नाम सुकून ऐसे ही नहीं है। ये वाक़ई में सुकून है जो इंसान की रूह को मिलता है, और जब तक ये नहीं मिलता हर बंदा बेसुकून रहता है। तभी तो कहते हैं मोहब्बत कमज़ोर दिलों का काम नहीं है। इसमें सब्र और इंतज़ार जिस्म के से रूह खींचने जैसे अज़ियत देती है। खुदा किसी को कैसे कैसे मोहब्बत ना करवाए। किसी से मोहब्बत ना करवाए, अगर करवा दे तो उसे महरम बनने के सफ़र पर भी ले आए। क्योंकि ना महरम से सिर्फ़ मोहब्बत होती है। खुदा तुम्हें सफ़र पर बिना लड़खड़ाए चलने की तौफीक दे और तुम्हें मंजिल नसीब करे। सिकंदर निक से नजरें हटाए आसमान की तरफ चेहरा किए बारिश के पानी की बूंदों को अपने चेहरे पर पड़ते महसूस करते वो दिल से निक के लिए दुआ करता है। सिकंदर की बात मुकम्मल होते ही निक इसी पल मुड़े अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है और गाड़ी स्टार्ट किए वो हवेली से बाहर निकल जाता है। निक के जाते ही निक की जगह हाथ में छतरी तले खड़ी हुई अमायमा ने ले ली थी। सिकंदर के करीब आए छतरी सिकंदर के सर पर किए मजीद बूंदें इसके चेहरे पर पड़ने से वो रुक चुकी है। सिकंदर बारिश को खुद पर ना महसूस करते हुए सिकंदर आंखें खोलकर जैसे ही देखता है, अमायमा ने मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर सिकंदर भी मुस्कुरा पड़ता है। मशवरा दे दिया? अमायमा सिकंदर से पूछती है। सिकंदर सर हिलाते हुए हामी भरते हुए अमायमा के करीब आते हैं। अब क्या हो गया? अमायमा की नजरें सिकंदर के चेहरे पर ही थमी हुई थी, या मोहब्बत या फिर इश्क की एक और कहानी की शुरुआत। सिकंदर अमायमा के चेहरे को हाथों में पकड़े हुए प्यार से कहता है, आपको लगता है कि वो सच में मोहब्बत करता है? निक लड़कियों से मोहब्बत करने वाला शख्स नहीं है, वो सिर्फ इसे दिल बहलाने का सामान लगती है, जो उसकी जिंदगी में सिर्फ रौनक लगाने आती है और जाती है। अमायमा सिकंदर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, औरत दिल बहलाने के लिए, दिल लगाने के लिए होती है। इस बात का अंदाजा इसे हो गया है। सिकंदर अपने दूसरे हाथ से भी अमायमा के चेहरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए इसके नजदीक आते हुए कहता है, हर कोई एक जैसा नहीं सोचता। अमामा सिकंदर की आंखों में सर उठाकर देखते हुए कहती है, हर कोई एक जैसा नहीं सोचता है। तुम खुद को और मुझे ही ले लो। जहां मैंने तुमसे मोहब्बत करके अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए इतना सोच रखा है, वहां तुमने मुझे सिर्फ दूर धकेलने का सोचा हुआ है। सिकंदर अमामा के चेहरे से हाथ हटाते हुए मायूस लहजे में कहता है, तुम्हें वक्त चाहिए, तुम्हें दे रहा हूँ, पर जितना वक्त तुम्हें दे रहा हूँ, इससे कहीं गुना ज्यादा मुझे ये वक्त खुद के लिए मुश्किल और असाब लगता है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी नहीं,
और अब इंतज़ार मुझसे नहीं होगा। सिकंदर अमायमा से एक कदम पीछे की तरफ हटाते हुए कहता है, क्या तुम कभी मोहब्बत नहीं करोगी मुझसे? सिकंदर एक कदम और पीछे की तरफ बढ़ाते हुए अमायमा के चेहरे को देखते हुए पूछता है, मोहब्बत ज़बरदस्ती की जाने वाला अमल तो नहीं है। अमायमा सिकंदर के चेहरे को देखते हुए इस पर पानी की बूंदें देखते हुए पड़ती देखते हुए कहती है, तो ना तो ज़बरदस्ती और ना ही आसानी से कर रही हो। बस तड़पा रही हो मुझे तड़पाओ जितना तड़पा सकती हो, आखिरी मंजिल तो मैं ही हूँ। सिकंदर पलटकर गार्डन में लगे फूलों को देखते हुए कहता है, सच में मोहब्बत करते हैं मुझसे? अमायमा सिकंदर को देखते हुए इसकी तरफ बढ़ते हुए पूछती है, मैं तो सच में कर बैठा हूँ। तुम्हें पता नहीं कब होगी भी या नहीं। सिकंदर पौधों में एक छोटे से लाल गुलाब को निकलता देख के इसे टच करते हुए कहता है, मुझे भी हो गई है। अम अमायमा सिकंदर के बिल्कुल पीछे खड़ी होकर कहती है, हाँ, हाँ, मुझे पता है। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर। एक सेकंड। सिकंदर फूल को देखते हुए रुककर अमायमा की बात पर गौर करता है। हैं? क्या कहा? सिकंदर झट से पलटकर धड़कते हुए दिल से पूछता है, सुना नहीं? अमायमा सिकंदर के हैरानकुन चेहरे को देखते हुए पूछती है, दोबारा बोलो। सिकंदर अमायमा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मुझे भी हो गई है थोड़ी-थोड़ी सी आपसे मोहब्बत। अमामा सिकंदर के सर पर छतरी करे से छतरी तले करते हुए इसकी आंखों में देखते हुए कहती है, दोबारा बोलो। सिकंदर हैरानगी से दोबारा कहता है, मुबारक आपके सब्र का फल आपको नसीब होता है, हो गई मुझे आपसे मोहब्बत। अमामा सर उठाकर सिकंदर की आंखों में देखते हुए कहती है, क्यों हुई? सिकंदर हैरानगी से कहता है, बस हो गई। अमामा कंधे उचकाते हुए कहती है, कब हुई? सिकंदर धड़कते हुए दिल से जल्दी से बोल पड़ता है, हो गई ना बस। अमामा अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहती है, किसी को भी मत देखो, मुझे देखो और बताओ कब हुई और क्यों हुई। सिकंदर अमामा का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए तजस्सुस से पूछता है, आज की आज हुई इसी बारिश में, वहीं इसी पल में हुई। अमामा बारिश में हाथ की अपने हाथ पर पानी की बूंदें गिरते देखते हुए कहती है, आपको? अपने हाथ से नजरें हटाए अमायमा जैसे ही सिकंदर की तरफ देखती है, सिकंदर अमायमा को बिना कुछ बोलने की मोहलत दिए इसके लबों को अपनी कैद में ले चुका था। आज दूसरी बार था जब सिकंदर इसके होठों को अपनी कैद में लिए था। सिकंदर की अचानक इस हरकत पर बौखलाहट में अमायमा के हाथ से छतरी गिरने वाली हो गई थी। वो उसे गिरने नहीं देती थी, मजबूती से पकड़े हुए जोर से अपनी आंखें मीच लेती है। हीर वरदान दोनों एक दूसरे की बाहों में कैद मस्त होकर सोए पड़े थे। बिजली की कड़क गर्जदार आवाज पर हीर की आंखें खुलती है, डर के मारे धड़कते हुए दिल से वो उठती है। अपने आप को वरदान की बाहों में देखते हुए हीर अपने आप को पुरसुकून करती है। दोनों कंबल पर ल- लेटे हुए हीर वरदान के सीने पर सर रखे हुए सोई पड़ी थी। हीर वरदान के सीने से सर हटाए वो बंद आंखों से अंगड़ाई लेते हुए सीधी होकर बेड पर लेटती है। अंगड़ाई लेते हुए इसकी नजर अपनी बाजुओं पर पड़ती है जिस पर कुछ भी नहीं था। हीर जल्दी से अपने पेट पर हाथ मारती है। अपने आप पर अपने आप पर कपड़े ना महसूस करते हुए हीर झट से अपनी शर्ट तलाश करने लगती है। बेड के किनारे पर पड़ी अपनी शर्ट को जल्दी से उठाए वो पहनते हुए हीर की नज़र खिड़की पर पड़ती है जो दिन में भी रात का मंजर पेश कर रहा था। हीर शर्ट के ज़िप बंद करते हुए खिड़की के पास जाती है। खिड़की के दरवाजे खोले वो जैसे ही बाहर देखती है, तेज गरजदार बिजली की आवाज़ पर हीर अपनी आंखें बंद कर जाती है। अभी तक बारिश हो रही है। हीर आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, मौसम तो मजीद खराब होता जा रहा है। वजदान उठे। हीर बिना वजदान की तरफ देखे इसे आवाज लगाती है, वजदान उठ चाइना, देखें बाहर मौसम खराब हो रहा है और भी ज्यादा। हीर वजदान को इसके बेड पर चढ़े घुटनों के बल इसके करीब आते हुए कहती है, हीर सोने दो यार। वजदान बिना आंखें खोले कहता है, वजदान उठे ना, घर चलते हैं, यहाँ मौसम बेहतर होने का नाम ही नहीं ले रहा। हीर खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखते हुए कहती है। वजदान एक आंख हल्की सी खोले सरसरी सी नजर हीर पर डालता है। इसका रुख दूसरी तरफ देखे वजदान हीर को बाजुओं से पकड़कर अपने ऊपर गिरा लेता है। वजदान हीर वजदान पर गिरते हुए इसे आवाज लगाती है। वह वजदान के सीने पर ऐसे जा गिरती है जैसे चिपक गई हो। वो इसमें हो, यहाँ तो डर क्यों रही हो? वजदान हीर के चेहरे से बालों को हटाते हुए पूछता है, मम्मा मैं डर नहीं रही हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि इटली में मौसम कभी कभी इस बार ये बिन मौसम बारिश आई है, वो और वो भी इतनी भयानक टाइम की। हीर खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है और कहते हुए खुद ही खामोश हो जाती है, तुमने बारिश की दुआ मांगी थी ना? हीर वजदान हीर के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, मैंने? हीर झट से सर उठाकर पूछती है, हनीमून पर जाने के लिए? वजदान इसे याद दहानी करवाता है, हाँ मैंने मांगी थी, तो क्या ये सब इसकी वजह से हो रहा है? हीर हैरानगी से आसमान को देखते हुए पूछती है, शायद तुम्हारी दुआ में ताकत और शिद्दत इतनी थी कि अल्लाह ताला ने वक्त लगाने से पहले ये दुआ कबूल कर ली है। मर्जान दोबारा हीर का सर अपने सीने से लगाते हुए कहता है, इस मौसम में तो हम कहीं भी जाने से रहे, लेकिन मैंने घर जाना है, आप मुझे लग कर क्यों नहीं जा रहे?
हीर वापस सर उठाकर वरदान के चेहरे को इसकी आंखों में देखते हुए पूछती है, क्योंकि वहां तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार हो रहा है। वरदान हीर की आंखों में देखते हुए जवाब देता है, कैसा सरप्राइज? हीर वरदान के ऊपर से उठते हुए पूछती है, वो तुम्हें तो घर जाकर पता चलेगा। वरदान हीर को देखते हुए थोड़ा सा उठकर बैकग्राउंड से टेक लगाता है, कोई सरप्राइज नहीं है। मुझे पता है आप कंजूस आदमी हैं, अच्छा कुछ अच्छा नहीं देते। ही हीर बेड पर कहते हीर बेड पर कहते हुए बेड से उतरने लगती है कि वरदान इसको हुडी को पकड़कर वापस इसे अपने करीब बेड पर गिरा देता है। वरदान हीर अचानक से गिरने पर कहती है। वरदान अब की बार हीर के ऊपर आए इसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़े हुए वो हीर के चेहरे पर से जाते तासुरात को देखने लगता है। कुछ कहने लगी थी तुम? वरदान दोनों हाथ इसके सर के ऊपर किए इसकी आंखों में देखते हुए पूछता है। कुछ नहीं कह रही हूं मैं, हीर बुकलाते हुए कहती है। मुझ पर मुझे कुछ तो सुनाई दिया था। वजदान उसकी हुडी की जिप को धीरे-धीरे से खोलते हुए कहता है, फिर शुरू हो गए ना आप, खुश हो गए हैं ना आप? फिर वजदान की बहकती हुई निगाहों को देखते हुए कहती है, तुमने हनीमून पर जाना था ना, मौसम ने तुम्हारे प्लान तो कैंसिल कर दिए थे, लेकिन मैं तुम्हारे बाकी के इरादे नहीं करूंगा। वजदान जिप को खोलते हुए हीर की जानिब तक खोल चुका था। अगर इसके नीचे गए तो मैं आपका हश्र कर दूंगी। हीर वजदान के चेहरे की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहती है, तुम्हें हनीमून पर जाना था ना यार, तो मैं तो तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर रहा हूँ। वजदान के हाथ हाथ को जिप मजीद खोलने से रुक गए थे। मेरी या अपनी? हीर अपने हाथों को छुड़वाते हुए कहती है, पर वजदान इन्हें नहीं छोड़ता है। वजदान हीर इसकी आंखों में देखते हुए कहती पुकारती है, जी मेरी जान। वजदान हीर के चेहरे के करीब आते हुए कहता है, जिप बंद करें। हीर हीर इसे मज़ीद करीब आता देखते हुए कहती है, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया कुछ। वजदान हीर का कान पर किस करते हुए कहता है, आपने कल कर लिया है ना जो करना था, अब नहीं। हीर वजदान के किस पर अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ा और करने दो ना, फिर न जाने ये मौका मुझे नसीब हो या ना हो। हीर के गाल पर अपना गाल लगाए इसके कान में सरगोशी नुमा अंदाज में कहता है, वजदान जो मर्जी बहाने तलाश कर लें, आप कुछ नहीं होना, हटे मेरे ऊपर से। हीर वजदान के गाल से अपना गाल दूर करते हुए कहती है, हीर। वजदान ने बेबसी से नाम पुकारता है। वजदान हीर ने एक्साइटेड अंदाज में इसका नाम पुकारती है। वजदान का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरन वो हीर को आजाद करने लगता है। तुम गंदी बच्ची हो। वजदान बेड पर पैर लटकाए हुए बोलने लगता है, हाँ आप तो बहुत अच्छे हैं ना, मैं तो गंदी हूँ। हीर अपनी हुडी की जिप बंद करते हुए बेड से उतरती है और कमरे के स्लीपर्स पहनने पहने वो वॉशरूम में घुस जाती है। हीर के जाते ही वो वजदान से देखते हुए हंस पड़ता है और अपने कपड़े दुरुस्त करते हुए वो सोफे की तरफ बढ़ता है, जहाँ सोफे पर इसकी हुडी में इसका मोबाइल पड़ा होता है। वजदान हुडी की जिप खोले इसे पहनने लगता है कि वजदान का मोबाइल बज पड़ता है। हुडी की जेब से मोबाइल निकाले आंखों के सामने किए मोबाइल पर अली का नाम देखते हुए वरदान गहरी सांस लेते हुए वॉशरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखता है और कौन उठाता है, काम हो गया? वरदान कॉल उठाते ही पूछता है, जी हो गया। अली के 3 बोल सुनते ही वरदान फोन बंद कर देता है, क्योंकि वॉशरूम का दरवाजा खोलने लग गया था। हीर मुंह हाथ धोए फ्रेश होकर अपनी हुडी की बाजू कोहनियों से नीचे उतारते हुए बाहर की तरफ बढ़ रही थी। मर्दान हीर को देखते ही होकर गहरी सांस नीचे उतारते हुए बाहर की तरफ बढ़ रही थी। वरदान हीर को देखकर गहरी सांस लेते हुए अपनी हुडी की जिप बंद करता है। मोबाइल ट्राउजर की जेब में डाले वरदान सोफे पर बैठकर अपने शूज पहनने लगता है। हीर भी सोफे की तरफ बढ़े शॉपिंग बैग में से अपने शूज निकालकर सोफे पर बैठे पहनने लगती है। कुछ खाना है? वरदान इसे शूज की लेसेस बांधते देखते हुए पूछता है। घर जाकर खाऊंगी मैं। हीर शूज लेसेस बांधते हुए कहती है, चलें आप? हीर दोनों शूज को बांधे वरदान के सामने हाथ किए हो खड़ी होकर पूछती है, चलो? वरदान हीर का हाथ पकड़ते हुए कहता है। हीर अपने दूसरे हाथ में शॉपिंग बैग पकड़ लेती है, जिसमें कल वाले कपड़े थे इसके। वरदान इसके हाथ से बैग लिए हीर का हाथ अपने हाथों में पकड़े वो इसे अपने साथ कमरे से बाहर ले जाता है। काउंटर पर रूम की पेमेंट किए वो दोनों होटल के बाहर निकल पड़ते हैं। कहीं जाने वाले हालात तो नहीं थे, लेकिन हीर की बात पर वरदान अब वापस पीछे की जाने कदम नहीं बढ़ाना नहीं चाहता। दोनों आसमान से बरसते हुए सावन को देखकर एक गहरी सांस लेते हैं। एक दूसरे की शक्ल देखते हुए वो आगे गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। वजदान जल्दी से जाकर ड्राइविंग सीट संभालता है और हीर फ्रंट सीट। बारिश का पानी किसी पत्थर से कम नहीं लग रहा था। हीर वजदान दोनों गाड़ी में सवार। वजदान एहतियात से धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए हीर को वापस घर ले आया था। घर के दरवाजे के सामने गाड़ी पार्क किए वजदान 2 पल के लिए अंदर ही बैठे हुए हीर को देखते हुए गहरी सांस लेता है। वरदान के निकलने से पहले ही हीर गाड़ी से उतरकर घर में दाखिल हो चुकी थी। अंदर जाते ही इसकी नज़र लिविंग एरिया में खड़े हुए अली अजरा अडोनस पर जाती है, जो परेशानी के आलम में वहां
खड़े हुए थे। हीर दूर दूर से ही इनके लटके हुए चेहरे को देखकर परेशान होती है, इनके पास आती है, क्या हुआ आप सबको? हीर लिविंग एरिया में पहुंचते हुए पूछती है। हीर की आवाज पर सब पलटकर पीछे की जानिब देखने लगते हैं। हीर को जवाब देने से पहले ही पीछे से आते हुए गुस्सेली नजरों से कोल्ड फेस के साथ हुडी के बाजुओं को कोहनियों तक फोल्ड किए हुए एक हाथ ट्राउजर की जेब में डाले वजदान इनकी जानिब बढ़ रहा होता है। वजदान लिविंग रूम में दाखिल होता है और सब वहां से बिना कुछ बोले सर झुकाकर चले जाते हैं। क्या हुआ सबको? हीर मुड़कर वजदान से पूछती है। वजदान हीर की बात का जवाब देने के बजाय इसे छोड़े आगे सोफे की तरफ बढ़ता है और चौड़ा होकर बैठे वो हीर को टेबल पर पड़ी खाकी रंग के लिफाफे की तरफ इसे देखने का इशारा करता है। ये क्या है? हीर टेबल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए पूछती है। तुम्हारा सरप्राइज। वजदान हीर को सरता पैर देखते हुए कहता है। किस चीज का सरप्राइज? हीर लिफाफे पर लगी डोरी को खोलते हुए पूछती है। जीत तो मेरी हुई है, लेकिन चलो खैर है। आखिरी सरप्राइज तो तुम्हें ही देना बनता था। आखिरी सरप्राइज? हीर वजदान की बात को गौर से सुनते हुए हैरानगी से इसके अल्फाज दोहराती है। हाँ, आखिरी सरप्राइज, खोलो इसको। वजदान सोफे से उठकर हीर की तरफ बढ़ते हुए कहता है और कहते इसके सामने आ खड़ा होता है। वैसे मैं ये तुम्हें हमारे हनीमून पर देने वाला था, पर वहां जाकर ये सब करना सिर्फ पैसों का ज़या होता, और तुम पर मजीद अपने पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ मैं। वजदान डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए कहता है। वजदान, बदतमीजी क्यों कर रहे हैं आप? हीर लिफाफे को खोलने के बजाय वजदान की सख्त और कड़वी बातें सुनते हुए उसकी तरफ देखने लग जाती है। क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत के हकदार तो नहीं हो, इस बात का अंदाजा हो गया है। वरदान पानी ग्लास में डाले हीर को देखते हुए पानी पीते हुए कहता है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हीर हैरान कुन नजरों से देखते हुए पूछती है। क्योंकि तुम मेरी इन्हीं बातों की हकदार हो। लिफाफा खोलो, सरप्राइज नहीं देखना है। वरदान हीर के सामने खड़े होकर अपने हाथ में पकड़े पानी के ग्लास से लिफाफे की जानिब इशारा करते हुए कहता है। हीर अब की बार लिफाफे को खोलने लगती है। गहरी सांस लेते हुए वो लिफाफे में हाथ डाले कागजात को बाहर निकालती है। वरदान पानी पीते हुए हीर के चेहरे के एक एक नकूश को बगौर देखने लगता है। क्या है ये? हीर कागजात निकालते हुए खुद से पूछती है। हीर की नजर जैसे ही इन कागजात पर पड़ती है वो ठहर जाती है। सफेद रंग के कागज पर ब्लैक कलर के बड़े बड़े लिफाफे अल्फाजों में लिखे हुए अल्फाज पर हीर साकत खड़ी हुई इसको देखने लगती है। सर्टिफिकेट ऑफ डाइवोर्स। ये क्या है वरदान? हीर सर्टिफिकेट से नजर हटाकर वरदान को देखते हुए पूछती है। ये एक और सरप्राइज भी है अंदर। वरदान आंखों से इस लिफाफे में देखते हुए कहता है। हीर के हाथ कांपने लग गए थे, सांसों की रफ्तार धीमी होती जा रही थी। हीर वरदान के चेहरे को देखते हुए लिफाफे में हाथ डाले अंदर क्या है देखती है। डाइवोर्स पेपर्स के साथ साथ अंदर एक और कागज होता है। हीर कागज को निकाले देखती है तो बस देखती रह जाती है। कि तुम्हारी कीमत है मेरे साथ वक्त गुजारने की, काफी बड़ी रकम है, जिंदगी सुकून से गुजरेगी। आगे की तुम्हारे साइन करो और जाओ यहाँ से। इससे ज्यादा मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। वजदान हीर के हैरानकुन चेहरे को देखते हुए पुरसुकून अंदाज में कहते हुए हीर की तरफ बढ़ता है। ये क्या बकवास कर रहे हैं? हीर वजदान के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछती है। बकवास? बकवास नहीं है ये, सच है। तुम आसानी से मिल नहीं रही थी, इसलिए मजबूरन शादी करनी पड़ी। अगर आसानी से मेरी हो जाती तो ये सब करना न पड़ता। वजदान ग्लास टेबल पर रखे हीर के करीब आए इसके आंखों में देखे हुए कहता है। हीर वजदान की बात पर मुस्कुरा देती है और मुस्कुराते हुए वो गहरी सांस लेते हुए पलटकर घर के दरवाजे की तरफ देखती है। गुस्सा आ रहा है? मर्दान हीर की तरफ देखते हुए पूछता है। कोई फायदा? कुछ फायदा नहीं, कोई फायदा कुछ नहीं कर सकती हो। वजदान सीधे खड़े होकर होते हुए कहता है। ऐसा मजाक मत करे मुझसे वजदान। हीर गुस्से में वजदान की आंखों में देखते हुए कहती है। मजाक नहीं है हीर, सच है। तुम्हारा तुम्हारा तुम सिर्फ जरूरत थी जिसे मैं पूरा कर चुका हूँ, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो तुम। वजदान सोफे की तरफ बढ़ते हुए कहता है। मेरा सच ये है कि वजदान मैं आपकी बीवी हूँ, रखेल नहीं हूँ। कि बकवास अपने तक ही रखें। हीर कागजात टेबल पर फेंकते हुए कहती है और कहकर मुड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। बकवास नहीं है, सच है। मैं साइन कर चुका हूँ, तुम भी करो और मेरे घर से जाओ। डेविल का नाम बर्दाश्त नहीं है मुझे। इसकी बेटी को बर्दाश्त करूंगा मैं? मजाक चल रहा है क्या? वजदान हीर की पीठ को देखते हुए हंसते हुए कहता है। वरदान की बात पर हीर अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लेती है। करना क्या चाहते हैं? क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं? तीन तीन दिन से आप यही कर रहे हैं मेरे साथ, हर दिन अजाब बना देते हैं। आप मेरा चाहते क्या है? हीर रोते हुए गहरी सांस लेते हुए वजदान को देखते हुए कहती है, गुस्से में कहती है। तुमसे तलाक। वजदान पुरसुकून लहजे में जवाब देता है, जैसे इसे किसी भी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। वजदान हीर बेबसी से नाम पुकारती है। हाँ, नाटक मत करो, साइन करो, चेक उठाओ और जाओ यहाँ से। दिमाग खराब करो मेरा।
वजदान पेपर्स हीर की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मैं साइन नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए। हीर भी दो टोक अंदाज में कहकर वापस मुड़ के आगे की तरफ बढ़ने लगती है। साइन नहीं करूंगी तो हमेशा मेरे नाम पर बैठी रहोगी, मैं मुड़कर नहीं देखूंगा तुम्हें। वजदान सोफे से उठकर खड़े होते हुए कहता है, मंजूर है, मुझे मुझे भी आपने मुझे भले अपनी रखेल समझ रखा हो, पर मैं आपको शौहर ही माना है। हीर वरसान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने जो कह दिया सो कह दिया। हीर वरदान हीर के बिल्कुल सामने आ खड़ा होकर कहता है, आपका हुक्म मुझ पर नहीं चलेगा। मैं ना तो इस घर से कहीं जाऊँगी और ना ही आपकी ज़िंदगी से। जो करना है कर लें। वरदान की तरफ कदम बढ़ाते हुए इसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगा? वरदान हीर की आंखों में देखते हुए कहता है, आपकी आंखें कह रही हैं, आप भी नहीं चाहते मैं यहाँ से कहीं जाऊँ। हीर वरदान कीजिए मज़ीद करीब आते हुए कहती है, मेरी आँखों का झूठ बोलना आता है, तभी तो इतनी आसानी से तुम्हें बेड तक ले आया। मर्दान हीर का गुस्सा दिलाने का पूरा इरादा कर चुका था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप शौहर हैं मेरे। जो हुआ है वो गलत नहीं है, हीर पुरसुकून अंदाज में जवाब देती है। अगर गलत आपको लगता है, आपको इस कागज़ के टुकड़े का सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 बोल बोल दें, चली जाऊँगी। हीर वरदान की आँखों में धड़कते हुए दिल से देखते हुए कहती है, तुम्हें लगता है मैं बोल सकता? वरदान चैलेंज करती नज़रों से देखते हुए कहता है, कर सकते हैं शायद, करना भी चाहते हैं, पर मत करना। हीर की आंखों में नमी बढ़ने लगी थी, पलकें भीगी होने लगी थी। हीर सर झुकाकर खुद को रोते हुए रोकती है। कुछ हुआ है? वजदान मुझे बता दें, शायद मदद कर दूं। आप ऐसे नहीं हैं, फिर क्यों ऐसे बन रहे हैं? हीर टूटे हुए लहजे में वजदान की शर्ट का कोना आहिस्ता से पूछती है। वजह तुम हो, तुम्हारी मौजूदगी है, नफरत हो रही है तुमसे, या घिन आ रही है मुझे। वजह वजह की बात हीर के हाथ लड़खड़ाते लगते हैं, आंखों से आंसू तेजी से बहने लगते हैं। वजदान ऐसे मत बोले। हीर रोते हुए धीरे से कहती है, हाथ उठाओ अपना। वजदान अपनी शर्ट से इसका हाथ झटकते हुए कहता है, यार साइन करो और जाओ, क्यों दिमाग खराब कर रही हो तुम मेरा? वजदान सख्त लहजे में कहता है और अपनी शर्ट झाड़ते हुए वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वजदान के अल्फाजों पर हीर सर झुकाकर रोने लग जाती है। मैं साइन नहीं करूंगी, तलाक देनी है तो मुंह से दे दें, इन टुकड़ों से अलग होने की जरूरत नहीं है मुझे। हीर वजदान की तरफ बढ़े, इसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए कहती है, तुम इतना डिजर्व नहीं करती हो कि मैं तुम्हें मुंह से तलाक दूं। लफ्ज बर्बाद नहीं करने तुम पे। साइन करो, चेक उठाओ, अली छोड़ आएगा तुम्हें तुम्हारे डेविल के पास। लेकिन हम आंखों में देखते हुए बेहद बेहद बेरुखी से कहता है, मुझे नहीं जाना डेविल के पास। हीर अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, तो कहाँ जाओगी? इतनी बारिश में सड़क पर रहोगी? वजदान हीर की तरफ मतवज्जा होते हुए लिविंग एरिया के दरवाजे से बाहर गार्डन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्यों कहीं जाऊंगी? ये घर मेरा है, मेरा यहीं रहूंगी। हीर वरदान की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, अगर तुम मेरी नजरों के सामने से नहीं गई तो। हीर को घूरते हुए अपनी हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए कहता है, जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी, आपके अल्फाज मारने के लिए काफी है मुझे। हीर अपने आंसुओं को जब्त करते हुए कहती है, जो भी करना है कर लें, मैं नहीं जाऊंगी, ना तलाश लूंगी, ना इस घर से और आपकी जिंदगी से कहीं भी जाऊंगी। हीर वरदान की तरफ बढ़ते हुए कहती है, बहुत शौक हो रहा है मेरी रखेल बनने का। वरदान हीर को बाजों से पकड़ के अपने सामने किए कहता है, मैं तो बीवी हूँ, रखेल तो आप बना रहे हैं मुझे। हीर वरदान की आंखों में देखते हुए कहती है, अगर नहीं चाहती कि मैं तुम्हें जिंदा लाश बनाऊं तो निकल जाओ यहाँ से। वरदान हीर को झटक कर खुद से दूर करता है। अब मुझे आज तक मौत से डर नहीं लगा है। वरदान, क्योंकि हर किस्म की मौत हर दिन मैं अपनी आंखों के सामने देखी है। इन पेपर्स पर साइन चाहते हैं ना आप? हीर कहते हुए टेबल की तरफ बढ़ती है और कागजात उठाती है। इन पर साइन करके रिश्ता खत्म करना चाहते हैं? हीर हवा में कागज बुलंद किए वरदान को देखते हुए कहती है, आंखों से आंसू खुश्क हो चुके थे हीर के। जब कागज ही नहीं बचेंगे तो साइन किस पर? हीर कागज को टुकड़ों में तकसीम करते हुए कहती है, हीर। वरदान गुस्से में चीखता है, कागज तो नहीं रहे, अब क्या? हीर जमीन पर कागज फेंकते इन पर चलते हुए टेबल से चेक उठाए वरदान की तरफ दोबारा बढ़ने लगती है। कागज तो टुकड़ों में बढ़ गए हैं, इनकी मदद से तो मुझसे पीछा नहीं छुड़वा सकते हैं आप। अल्फाजों पर मुझ पर इस्तेमाल करके ज़ाया तो नहीं करेंगे? आपके हिसाब से मैं बिकाऊ हूँ तो दो डंक 2 टके के लूज़ करैक्टर की लड़की हूँ। हीर वजदान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, जो अपने दिमाग के रगे तन रहा ना गुस्से के मारे। मुझसे दूर कैसे जाएँगे अब? हीर गर्दन मोड़कर देखते हुए क्या पूछती है, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूँगा। वजदान हीर की आँखों में देखते हुए दाँत भींचते हुए कहता है, मैं मोहब्बत नहीं करता तुमसे, सिर्फ़ ज़िद थी मेरी। अब आदत बन जाओगी, आप फ़िक्र ना करें। मैं कहीं नहीं जाऊँगी। डेविल की बेटी हूँ, अमेरिका के सबसे बड़े को अगवा करके निकाह कर सकती हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पहले तो प्यार नहीं था, लेकिन अब हद से ज़्यादा है। सॉरी डियर हस्बैंड, मैं मेरी वापसी की ख्वाहिश दिल से निकाल दें।
आज जीऊँगी, मरूँगी, जो भी होगा वो साथ ही होगा। हीर मुस्कुराते हुए वरदान के करीब आती है। जिसने करवा दिया है, आप इससे इसकी कब्र का इंतज़ाम मैं खुद करूँगी और सफ़ेद फूल भी चढ़ाऊँगी इसकी कब्र पर। हीर चेक वजदान के सीने पर रखते हुए कहती है और कहते ही वजदान के गाल पर किस किए वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए सीढ़ियों से ऊपर दूसरे फ्लोर पर चली जाती है। क्या पागल लड़की है। वजदान चेक की तरफ देखते हुए कहता है, जाना तो पड़ेगा, तुम्हें रहने तो नहीं दूंगा मैं। वजदान चेक जमीन पर फेंकते हुए हॉल में मौजूद अपनी माँ के बंद कमरे की तरफ बढ़ता है। कमरे में जाते ही दरवाजे को अंदर से बंद किए वो ड्रेसिंग टेबल पे उसके शीशे के सामने जा खड़ा होता है। ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद परफ्यूम की बोतल को घुमाते हुए वो ड्रेसिंग को साइड करता है। परफ्यूम घुमाते ही ड्रेसिंग टेबल के सामने से हट जाता है। ड्रेसिंग टेबल के हटते ही सामने की तरफ देखता है जहां ग्रे रंग का मजबूत लोहे का दरवाजा होता है। मर्दान दरवाजे में पासवर्ड लगाए वो अंदर की तरफ दाखिल होता है कि अंदर जाते ही वो दरवाजा बंद किए। अंदर रूम में मौजूद ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर वो बिल्कुल बाहर जैसे ही सेम परफ्यूम की बोतल को घुमाए ड्रेसिंग टेबल वापस अपनी जगह पर करता है। कमरे के लाइट्स ऑन किए वो पलट कर देखता है दीवार पर लगे टेबल पर बहुत सारे कंप्यूटर्स ऑन हो जाते हैं। वजदान सरसरी से नजर इन इन पर डाले वहां बनी बुक शेल्फ रंग के अंदर खाली एक बंदे की जगह पर जा खड़ा होता है। अंदर जाते ही वो एक बुक खींचता है जिससे पूरी शेल्फ जगह से हिलती है, जमीन से नीचे जाने लगती है। वजदान 2 फ्लोर जमीन से नीचे जाता है और जाते ही वो अपने हाथों की चुटकियां बजाते हुए पूरे फ्लोर की लाइट्स ऑन करता है। नीचे की जगह बहुत बहुत ज्यादा बड़ी, इतनी बड़ी थी कि जितनी जगह वरदान के घर के इस पास के जंगल की हुई। ऊपर से एक खुला मैदान, कच्ची जगह, नीचे से मजबूत पक्का गोडाउन जहां पर 5 रंग की लाइट्सें लगी हुई थी, लाल, हरी, नीली, पीली और सफेद। वरदान की चुटकियों की आवाज पर पूरे फ्लोर की लाइट्स ऑन होने लगती है। वरदान के अलावा इस जगह पर और कोई भी नहीं था। वरदान की आहट, इसकी चुटकियों की आवाज वहां के साइलेंसर्स में कैद थे। वरदान को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी अपनी मौजूदगी का बताने के लिए। वरदान बुक शेल्फ से तकरीबन 18 कदम आगे बढ़ता है और पूरे गोडाउन की रंग-बिरंगी लाइट्स के दरमियान जा खड़ा होता है और सर उठाकर वो गहरी सांस लेते हुए पूरे गोडाउन की तरफ देखता है जो हर तरह के कुओं, गनों से भरी पड़ी थी। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इसका डर बनाने की वजह ये गनें थी, जिनकी स्मगलिंग करके डार्क वेब बनाए, खामोशी से लोगों पर डर बनाने के साथ साथ राज कर रहा था। बज़ाहिर एक बिजनेसमैन जो लोगों से अपनी पसंद की ज़मीन हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, वो क्रिमिनल्स की दुनिया का बेताज बादशाह बंदे खामोशी से पूरी दुनिया के कोने-कोने में अपनी बनाई हुई गन्स की स्मगलिंग करके अपना नाम, अपनी ताकत, अपनी मॉन्स्टर की पहचान को हर तरफ फैलाया जा रहा था। यही वजह थी जिसकी वजह से अमेरिका की पुलिस, चाइना की पुलिस और न जाने कितने मुल्कों की पुलिस इसको डार्क वेब चलाने के जुर्म में और गन स्मगलिंग करने के जुर्म में पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। आम इंसान इससे बच नहीं पाता है, तो इसके दुश्मनों का बचना नाकाबिले कबूल बात थी। इसके लिए वजदान इन गनों को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और बढ़ते हुए वो अच्छे से वहां मौजूद हर गनों का अच्छे से मुआयना कर रहा था। गनों का मुआयना करते हुए वजदान अपनी पसंदीदा गन को, दुनिया की सबसे महंगी तरीन गन जो अरबों खरबों की कीमत में थी, वो इसकी पसंदीदा रंग सफेद लाइट की रोशनी में चमक रही थी। वरदान इन गनों को देखते हुए इन पर हाथ फेरते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। सबकी गन जो एक अकेले शीशा में पड़ी हुई गन को देखने लगता है। इसको देखते हुए वजदान दोनों हाथ पर कमर पर बांधे हुए गहरी सांस लिए हुए वजदान इसको देखने लगता है। वो गहरी सांस लिए खोए हुए इसको देखने में मसरूफ हुआ पड़ा था कि इसके कान में कंप्यूटर पर आते हुए मैसेज की आवाज़ आती है। वजदान दोबारा हाथ की चुटकियां बजाते हुए बुक शेल्फ के वापस ऊपर जाता है। इसके जाते ही गोडाउन की सारी लाइट्सें बंद हो जाती हैं। वजदान जैसे ही ऊपर आता है कंप्यूटर के सामने टेबल के सामने कुर्सी पर जा बैठता है और कंप्यूटर की तरफ देखने लगता है जहां इसके कस्टमर की मैसेजेस आए हुए थे। ओके, मरजान सर यही टाइप की कमरे की लाइट्स बंद किए हुए ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी परफ्यूम की बोतल घुमाए वो दरवाजे को खोलता है और खुद भी जेब से फोन निकालते हुए वो रूम से बाहर निकल जाता है। कहाँ हो? वजदान अपनी माँ के रूम में आते हुए ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी परफ्यूम की बोतल से दरवाजे को छुपाते हुए दोबारा हर बाहर की तरफ कदम बढ़ाता है। कहाँ हो? वजदान अली को फोन करता है। डिलीवरी पहुंचाने के जल्दी वापस लौटो पहुंचा के जल्दी वापस लौटो। वजदान हुक्माना लहजे में कहते हुए कमरे से बाहर निकलकर वापस हॉल की तरफ बढ़ने लगता है। गीले बालों में ब्लैक कलर के ट्राउजर शर्ट पहने हुए, शर्ट के बाजू कोहने तक फोल्ड किए ही किचन में अपने
लिए कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। फ्रिज के से बुक्स वाले न बुक्स वाले नगेट्स निकालकर गरम ऑयल में फ्राई करने के चक्करों में थी। फिर अपने काम में मसरूफ़ वजदान की तरफ देखती भी नहीं है कि ये बनता कैसे है, इसमें डाल लो या रोकूं अभी। हीर डब्बे को उलट-पलट कर देखते हुए कहती है, समझ ही नहीं आ रहा है, डाल देती हूँ इसमें। हीर डब्बे को खोलकर नगेट्स ऑयल में डालने लगती है, इतने में इसकी नज़र वजदान पर पड़ती है। वजदान को देखते हुए इसके हाथ से नगेट्स रो ज़ोर से ऑयल में गिरता है, जिससे गिरते ही काफ़ी सारा गरम तेल हीर की कलाई पर आ गिरता है। दर्द में कराहते हुए फ़ौरन से इसके मुँह से आह निकलती है। हीर वजदान से नज़रें हटाए अपने हाथ को पकड़कर अपनी कलाई को देखने लगती है। वजदान हीर को दर्द में देखते हुए अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बिना हीर की चोट पर तवज्जो दिए हुए वहाँ से जाने लगता है। पहले ही हाथ में चोट लगवाई हुई है थी, अब सीधे हाथ की कलाई भी ज़ख्मी करवा चुकी थी। हीर वजदान को जाता देख के जल्दी से दौड़ते हुए इसके सामने खड़ी होकर दोनों हाथ हवा में बुलंद किए इसका रास्ता रोक लेती है। वजदान हीर को अपने सामने आता देख के इसके कदम रुक जाते हैं। वजदान की नज़रें हीर के चेहरे से हटकर इसके हाथ पर जाती हैं, जो जगह लाल पड़ने लग गई थी। क्या मसला है? वजदान हीर के चेहरे को देखते हुए कहता है, आप इग्नोर कर रहे हैं आप मुझे? हीर हाथों को नीचे करते हुए कहती है, तुम भी गैरत खा लो, कर लो इग्नोर मुझे और निकल जाओ यहाँ से। वजदान हीर के चेहरे के करीब आए इसकी आंखों में देखते हुए तल्ख और सख्त लहजे में कहता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अनापरस्त लड़की हूँ मैं। अना और गैरत मुझ में कूट कूट कर भरी है। अना के नाम पर मारने और मरना कोई बुरी बात नहीं है। मेरे लिए फ़िलहाल तो बेशर्मी कूट-कूट कर भरी हुई है, नज़र आ रही है मुझे तुम में। फरजान हीर की बात काटते हुए कहता है, बेशर्मी तो नहीं है, मोहब्बत है, जो आपने खुद करवाई है। मुझे प्यार में पागल करके आप खुद पीछे हट रहे हैं। हीर मायूसी से धीरे से कहती है, क्योंकि मैं करना ही यही चाहता था, चाहो तो अपने भाई से पूछ लो, वादा किया था खुद से, तुम्हें अपने इश्क में पागल करके छोड़ दूंगा। मुझसे झूठ बोलने की मुझे धोखा देकर मेरे दिल के साथ खेलने की सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए थी। वजदान हीर को माजी की बातें याद करवाता है, तो इसका बदला ले रहे हैं आप? हीर वजदान की आंखों में देखते हुए पूछती है, हाँ, माफी की गुंजाइश नहीं है मेरे यहाँ। गलती करोगे तो सजा मिलेगी। हाँ, माफ़ी की गुंजाइश नहीं है मेरे यहाँ, गलती करोगे तो सज़ा मिलेगी। फरज़ान अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहता है, जहाँ पर कॉल्स आना शुरू हो गई थी। और आपको गलत और आप गलती कर रहे हैं, इसका क्या? मेरा दिल दुखाने की गलती की आपको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? हीना आँखों से देखते हुए पूछती है, मुझे सज़ा देनी है? वजदान हीर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, चली जाओ, मुझे छोड़कर मिल जाएगी सज़ा मुझे। वजदान की बातें हीर के दिल को छलनी कर रही थी। ये तो आप मुझे खुद को सज़ा देने की बात कर रहे हैं। आपके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं होता मुझसे अब। आप कह रहे हैं मैं छोड़कर चली जाऊँ? हीर रोते हुए कहती है, मुझे तंग मत करो। इससे पहले कि मैं कुछ करूँ, तुम्हारे साथ चली जाओ यहाँ से। वजदान हीर से दूर होते हुए कहता है, एक बात पूछूँ? हीर रोते हुए पूछती है, टाइम नहीं है तुम्हारी बातों के लिए। वजदान हीर को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, वजदान जैसे ही हीर को क्रॉस करता है, हीर इसका हाथ पकड़कर इसे रोक देती है। हाथ में चोट लगे हुए हाथ से वजदान को पकड़ती है। वजदान हीर के रोकने पर रुक जाता है। क्या सच में प्यार नहीं करते? मेरा ख्याल रखना, परवाह करना, हर चीज़ छूट थी? हीर वरदान का चेहरा न देखते हुए इससे पूछती है, क्या जो मैंने पहले कहा वो समझ नहीं आया? दोबारा वो सब सुनना चाहती हो? वरदान मुड़कर हीर की आंखों में भीगते हुए चेहरे को देखते हुए कहता है, समझ गई हूँ। दोबारा सुना तो नहीं चाहती, पर इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा। हीर वरदान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, यकीन कर लो, आज रात है तुम्हारे पास, कल डिवोर्स पेपर्स दोबारा बन जाएंगे। साइन करना, पैसे लेना और यहाँ से चली जाना। मुफ्त में कुछ नहीं रखता मैं हूँ यहाँ। वजदान अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है, मैं नहीं जाऊँगी। जो मैंने पहले कहा था वो भी आपने सुन लिया होगा। आप भी समझ जाएँ कि मैं आपकी ज़िंदगी से नहीं चाहूँगी, डिवोर्स नहीं दूँगी। अगर इतना ही दूर जाने का शौक है तो 3 लफ्ज़ मालूम है आपको, बोलकर मुझे चलता करें। पेपर्स पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हीर वरदान के करीब आए इसके चेहरे की तरफ उसकी आँखों में देखते हुए कहती है, डिवोर्स पेपर्स तो तुम्हारा बाप भी साइन करेगा। फरसान हीर की आंखों में देखते हुए अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए कहता है, वो भी नहीं करेंगे। मोहब्बत करना इन्हीं से सीखी है। इन्होंने बीवी की मोहब्बत में 7 साल इंतजार किया था, छोड़ा नहीं था इन्हें। तो क्या मैं अपनी मोहब्बत का इंतजार नहीं करूंगी? हीर मुस्कुराते हुए कहती है, इनकी बीवी भी इनसे मोहब्बत करती थी, पर यहाँ वो बात नहीं है। हीर वजदान हीर की बात मुकम्मल होते ही बोल पड़ता है, तो मेरा शौहर भी करता है, बस माजी की बातें भुलाता नहीं, जिसकी वजह से अपने आज को बर्बाद कर रहा है। पर खैर, हीर गहरी सांस लेते हुए वजदान के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ती है।
एक ठट दिमाग है, तो क्या हुआ? दूसरा इससे बड़ा पागल है। मैं गुस्सा ठंडा कर लूँगी आपका। आपने मुझे हर तरीका सिखाया हुआ है आपको मनाने का। हीरवर्षान के चेहरे को अपने हाथों में दबाते हुए कहती है, मैं आसान नहीं हूँ जैसे तुम अपनी बातों में लगाकर मना लोगी। तुमने जो किया है इसकी सज़ा दे दी मैंने आपको, आप कुछ नहीं हो सकता। वरदान कहते ही जाने लगता है, चलें मैंने गलती की आपकी, आपने सज़ा दे दी। आप मतलब जो होगा वो सब प्योर होगा। कोई धोखा नहीं, कोई गलती नहीं। हीर वजदान की पीठ की तरफ देखते हुए कहती है, अब कुछ नहीं होगा। वजदान पलटकर दो टोक लहजे में कहता है, अब तो सब होगा। हीर वजदान को मुस्कुराते हुए देखते हुए कहती है, दिमाग खराब मत करो हीर, पहले ही बहुत खराब है। वजदान गहरी सांस लेते हुए कहता है, इस बारे में अपनी मामा से शिकायत करते, मुझसे नहीं। मैं दिमाग खराब करने वाला कुछ नहीं किया। अलबत्ता अगर आप सीधी तरह ना निपटे और शराफ़त पहले वाले ना बनते, तो फिर यकीनन आपका दिमाग मैं हर तरह से ख़राब करूँगी। हीरवर्सान की तरफ बढ़ते हुए गार्डन में होती बारिश की तरफ देखते हुए कहती हैं, एक दिन की बात है, आज रात बर्दाश्त करूँगा, कल से तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। उँगली उठाकर वार्न करते हुए कहता है, मैं रास्ता, मेरी मंज़िल तो आप ही हैं। जहाँ आप होंगे वहाँ मैं होंगी। हीरवर्सान के करीब आते हुए कहती है, पर इससे गुस्सा जिसता है, कर लें जितना करना है आपको। हीर हर चीज़ झूठ है, पर हद से ज़्यादा करके आप अपना और मेरा नुकसान ना करवाया करें। मसला हो जाएगा, मेरे करीब मत आओ। मर्दान हीर के पेट पर हाथ रखकर इसे दूर करते हुए कहता है, क्यों? नीयत खराब हो रही है? हीर हंसते हुए शरारती लहजे में पूछती है, नहीं गुस्सा आ रहा है। मर्दान हीर की आंखों में देखते हुए कहता है, इतनी नफरत करते हैं मुझसे, मेरा वजूद अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे। हीर की सांसें अटक चुकी थी, वो ना ले पा रही ना ना ले पा रही थी, साँसें ना ले पा रही थी, ना छोड़ पा रही थी। हाँ, नहीं हो रहा है, पर शर्म तो नहीं, तुम्हें भी आ रही, इतना बुरा-भला कह रहा हूँ, धुतकार रहा हूँ मैं तुम्हें, जा तो नहीं रही हो तुम? वजदान हीर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है। हीर जवाब देती है, इससे पहले बाहर आसमान में ज़ोर से गरजदार आवाज़ में बिजली गरजती है। अल्लाह ताला को भी पता आपके रवैये पर मेरे अंदर कितना तूफ़ान उठ रहा है। इसे ठंडा करने के लिए वो बारिश किए जा रहे हैं। हीर खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है, हीर बाहर गार्डन में बारिश होते देखते हुए कहती है, और कहते ही वो गहरी सांस लिए बरसात की तरफ मतवज्जा होती है। आप तुत्कार लें, कर लें, इग्नोर बदतमीजी करनी है वो भी कर लें, बुरा भला कहना है वो भी कह लें, जब तक बर्दाश्त कर सकें करूंगी। जिस दिन सब्र खत्म हुआ इस दिन कैसा ऐसा इग्नोर करूंगी आपको कि आपके वजूद पर अफसोस ना हुआ तो कहना। हीर बरसात की आंखों में देखते हुए जोर से अपने हाथों की मुठियां भींचते हुए कहती हैं, चोट लगे हाथ को वो इतनी ज़ोर से भींचती है कि इसके हाथ से खून बहना शुरू हो जाता है। तो कर लो ना इग्नोर, इंतज़ार किस चीज़ का कर रही हो? वजदान तल्ख़ लहजे में कहता है। पता नहीं पर दिल चाह रहा है कि इंतज़ार करूँ, यही रहूँ, चाहे आपको अच्छे लगे या ना लगे। मीरा आहिस्ता-आहिस्ता अपने हाथों की मुठ्ठियाँ खोलते हुए कहती है, इतनी ज़िद्दी क्यों हो तुम? वजदान गुस्से में चिढ़ते हुए कहता है, एक तो इसे गुस्सा हीर पर और इसकी ढिठाई पर आ रहा था, और दूसरा इसके फ़ोन पर जो वाइब्रेशन पर लगातार बजे जा रहा था। अगर इस वक़्त मुझे जाना ना होता तो तुम्हारी बात का जवाब अच्छे से देता। वरदान उँगली उठाकर गुस्से में कहता है, हाँ? आप कहीं जा रहे हैं? हीर हैरानगी से किचन की तरफ देखते हुए कहती है, तुमसे मतलब? वरदान सख्त लहजे में कहता है, दरवाज़े की तरफ बढ़ने लगता है, रुक जाएँ। हीर वरदान के सामने दोबारा खड़ी होकर रास्ता रोकती है। क्या है? वरदान गुस्से में कहता है, देखें ये वाला जुल्म ना करें। आपकी वजह से मैं पहले ही 2 दिन से भूखी हूँ। अगर अब रही तो मैं मर जाऊँगी। हीर रोतलों से शक्ल बनाते हुए कहती है, तो मर जाऊँ, मैं क्या करूँ? वरदान कहते ही हीर को क्रॉस किए वहाँ से जाने लगता है कि हीर इसका हाथ पकड़े वरदान के ज़ोर से दीवार की तरफ धक्का देती है। हीर वरदान हीर की हरकत पर दहाड़ते हुए कहता है, मर जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको। हीर वरदान की आंखों में देखते हुए पूछती है, हाँ नहीं पड़ता, मरना है तो मर जाओ। वरदान दीवार से हटते हुए कहता है, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? मुझे पता है नफ़रत नहीं करते मुझसे। पता है जिसकी सज़ा दे रहे हैं आपके इसके आप पहले मुझे माफ़ कर चुके हैं। फिर आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? हीर वरदान से करीब आते रोते हुए कहती है, जो पहले किया वो नाटक था, जो अब कर रहा हूँ यही मैं हूँ। वरदान हीर को बाजों से मजबूती से पकड़े अपने से दूर करते हुए कहता है, आपने कसम खा ली है मुझे मारने की। ये रोते हुए कहती है, मुझे लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, वरना ये काम मैं खुद कब का कर चुका होता। हीर की आंखों में देखते हुए कहता है, और कहते हुए दीवार से हटे हीर को इसके ताज़ा चोट लगी कलाई से पकड़कर इसे दीवार से पिन करता है। तो तोड़ लें कसम,
कसम भी जैसे मुझसे वादा किया हर वादा तोड़ रहे हैं। मेरा दिल तोड़ रहे हैं। हीर की आंखों से निकले आंसू उसके गाल को भिगोने लग गए थे। वजदान के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थी। हीर की आंखों की तरफ, इसके चेहरे की तरफ देखते हुए वो जल्दी से खुद को कंपोज कर जाता है। ये रोना धोना बंद करो, सिवाय गुस्सा मजीद दिलाने के, और इस वक्त ये किसी काम नहीं आ रहे। वरदान हीर की कलाई पर गिरफ्त मजबूत करते हुए कहता है, मुझे दर्द हो रहा है। हीर रोते हुए कहती है, तो मैं क्या करूं? बोला था ना शराफत से साइन करके चली जाओ यहाँ से, फिर जा क्यों नहीं रही हो? मर्दान हीर के करीब आता है, इसकी कलाई पर गिरफ्त बढ़ाते हुए हीर का हाथ इसकी कमर से पिन करता है। मर्दान हीर के चेहरे के बिल्कुल नजदीक आ चुका है था, इसकी आंखों में देखते हुए वो पल के एक टक हो जाता है। आप कहते हैं नफरत करते हैं, आप बदला ले रहे हैं मुझे, फिर मुझे महसूस क्यों नहीं होता है ऐसा? ही रोते हुए नम आंखों से बिल्कुल धीमे लहजे में पूछती है, क्योंकि तुम सच्चाई को ना सुनना चाहती हो और ना ही महसूस करना चाहती हो। फरजान दूसरा हाथ हीर की कमर पर रखते हुए इसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करते हुए कहता है, आप सही कह रहे हैं। मैं नहीं ज- मा, मैं नहीं मानना चाहती हूँ, पर वजह जानना चाहती हूँ, मुझे बता दें ना, आप ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? आप नफरत नहीं करते हैं तो किस चीज़ का गुस्सा है ये? हीर फरजान के चेहरे को अपने उल्टे उल्टे से पकड़ते हुए प्यार से पूछती है, मेरी हर चीज के पीछे वजह तुम हो। 100 दफा बता चुका हूँ मैं तुम्हें, आखिरी बार और कहता हूँ, कान खोलकर सुन लो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हीर। जहांगीर आलम तुमसे जहांगीर आलम तुम सिर्फ जरिया थी मेरे दिल को बहलाने के लिए। इससे बढ़कर मैंने तुम्हें कुछ और भी कभी नहीं समझा। मर्दान अपने एक एक अल्फाज पर जोर देते हुए साथ ही साथ वो हीर की कलाई पर और इसकी कमर पर भी गिरफ्त मजबूत करते हुए कहता है, मर्दान ऐसे बोल मत बोले कि मैं आपको माफ़ी ना मिल सके। हीर का दिल फटने वाला हो गया था वजदान की तलखी इसकी बेरुखी को देखते हुए। मैं तुमसे माफ़ी क्यों मांगूं? बताना पसंद करोगी? आप मांगेंगे तो मैं आपको माफ़ नहीं करूंगा। आप बहुत बुरे हो गए हैं। वजदान के हाथ इससे अपना हाथ छुड़वाते हुए इसे सीने पर रखे हुए इसे धक्का देते हुए कहती है, और कहते ही वो दोबारा सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में भाग जाती है। कमरे का दरवाजा जोर से बंद किए वो दरवाजा लॉक करके वही दरवाजे से टेक लगाए जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है। हीर के जाते ही वजदान गुस्से में मुड़कर पीछे से टेबल पर पड़ा सफेद ताजा फूलों का वास जोर से जमीन पर दे मारता है। वरसान गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। वो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलता है, इसके ट्राउजर की जेब में मौजूद फोन फिर से बजने लगता है। वरसान फोन जेब से निकाले बिना स्क्रीन की तरफ देखे गुस्से में फोन पे दीवार पर दे मारता है। फोन जमीन पर फेंकते ही वजदान अपने हाथ की तरफ देखता है, जिस पर ऑयल और हीर का खून लगा होता है। रुमाल? वजदान अली की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है। अली झट से वजदान के हाथ पर रुमाल रख देता है, एक हाथ में छतरी पकड़े जिसके तले वो वजदान के साथ होता है। अली और वजदान दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। अजरा? वजदान गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए छतरी तले खड़ी हुई अडोनिस के साथ अजरा को देखते हुए कहता है, स्टे हियर एंड गो मेक सम फूड फॉर हीर। वजदान धीमे लहजे में कहता है, यस मॉन्स्टर। हीर हिचकिचाते हुए इसकी बात मानकर छतरी अडोनिस को दिए वह घर में जा चुकी थी। डिलीवरी पहुंचानी है, इसकी तैयारी करो। बैक गेट से अंदर जाना और अकेले जाना, समझ गए? पहले पैसे फिर डिलीवरी। मर्जान हुक्माना अंदाज में कहता है, आप कहीं जा रहे हैं? अलीना चाहते हुए भी बशशान से सवाल कर बैठता है, क्योंकि गोडाउन में वो अपने अलावा किसी को भी जाने नहीं देता था। आज वो खुद अली को और इस चीज की इजाजत दे रहा था, तो थोड़ी देर हैरानकुन बात लग रही थी। हाँ, काम है वो निपटाता है, तुम ये करो। वजदान कहते ही गाड़ी में सवार बारिश में फिर से घर से बाहर निकल जाता है। वजदान के जाते ही अली अडोनिस को अपने साथ लिए घर के पीछे पीछे वाले दीवार में बने दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही गन लेने के लिए। सिकंदर गिलिंग कॉफी। हमामा सिकंदर को ड्रेसिंग टेबल के सामने बालों में टॉवल मारते देखते हुए सोफे के सामने टेबल पर रखते हुए कहते हैं, शुक्रिया डोरेमोन। सिकंदर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, डोरेमोन बोलना छोड़ेंगे नहीं आप मुझे? अमामा गुस्से में कहती है, डोरेमोन को डोरेमोन ना बोलूं तो और क्या बोलूं? सिकंदर अमामा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, शराफत से मेरा नाम लिया करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। अमामा सोफे पर टांग रखते हुए बैठे हुए बोली थी, खूबसूरत लग रही हो। सिकंदर का मूड बोलने की कोशिश करता हुआ बोला, वो तो
मैं हर दिन लगती हूँ, आज कोई नई बात नहीं है। सिकंदर इस बात से अनजान, अमायमा दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है, जो इसकी तरफ फिर पिघल जाएगी। नई बात तो है, पर पहले सिर्फ खूबसूरती थी, अब मेरी मोहब्बत का रंग चढ़ रहा है, इसलिए ज़्यादा लग रही हूँ। सिकंदर सोफे पर बैठे कॉफ़ी का कप उठाते हुए कहता है, वाह! यहाँ भी अपना क्रेडिट ले लिया है, कुछ ज़्यादा फ्री नहीं हो गए हैं आप? अमामा सोफे से पुष्ट टिका सिकंदर को देखते हुए कहती है, अपनी डोरेमोन से हो रहा हूँ। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? बस बहुत हो गया है। प्यार करना कैंसल आपसे। आप प्यार करने के काबिल नहीं हैं। मेरे हाथों से मार खाने के काबिल हैं। अमामा अपने पीछे से गद्दी निकाल कर सिकंदर की तरफ फेंकते हुए गुस्से से कहती हैं, ये तुम मेरे साथ गेमें मत खेलो। ये प्यार करना कैंसल कैंसल क्या होता है? सिकंदर गद्दी कॉफ़ी में लगने से पहले ही रोक चुका था। हाँ, मैं गद्दी पकड़े अमामा को घूरते हुए कहता है। हाथ में गद्दी पकड़े हुए अमामा को घूरते हुए कहता है, अब कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। शराफत से प्यार करती रहो, वरना मैं अपने तरीके से करवाऊंगा। सिकंदर गद्दी अमामा की तरफ फेंकते हुए कहता है, धमकी दे रहे हैं आप मुझे? जाएं, नहीं करती मैं प्यार, जो करना है कर ले। अमामा गद्दी हाथों में पकड़े हुए कहती है, तुम नहीं करोगी प्यार? सिकंदर कॉफी का कप टेबल पर रखे गुस्से में पूछता है, हाँ, नहीं करती मैं प्यार आपसे। प्यार करने से बेहतर है कि मैं अमामा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो खड़ी होकर अपने चारों तरफ देखने लगती है। इतने में इसकी नज़र बारिश पर पड़ जाती है। मैं बारिश में निकलते किसी मेंढक के प्यार कर लूंगी। अमामा कमर पर हाथ रखे से खड़ी होकर सिकंदर को देखते हुए बोली, मेंढक छिपकलियों को मुंह नहीं लगाते, इतला के लिए अर्ज है। सिकंदर सोफे की पुष्ट से टेक लगाए अमामा को देखते हुए कहता है, आप मुझे छिपकली बोल रहे हैं? अमामा रोतलों से शक्ल बनाए मिनमिनाते हुए कमर से हाथ हटाते हुए कहती है, जी हाँ, बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, पर फिक्र मत करो, मेंढक तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा। तो क्या हुआ? मुझ जैसा प्रिंस चार्मिंग तो तुम्हें मुंह लगाने के लिए तैयार बैठा है। सिकंदर अमामा का हाथ पकड़े से अपने पास सोफे पर खींचते हुए सोफे पर गिराता है। इसे गिराते ही अगले ही पल वो इसके होठों पर झुके। इसकी सांसों पर काबू हो चुका था। अमामा की आंखें हैरानगी से फटी की फटी रह गई थी। सिकंदर इस अचानक से अमल पर सिकंदर अमामा इसके कंधे पर हाथ रखे इसे दूर करते सिकंदर की आंखों में देखते हुए कहती है, बोलो डोरेमोन। सिकंदर अमामा के चेहरे पर मजीद झुकते हुए कहता है, सिकंदर मुझसे दूर हो जाएं, आप दूर अच्छे लगते हैं मुझसे। अमामा सिकंदर की बहकती हुई आंखों में देखते हुए कहती हैं, तुम सिर्फ और बाहों में कैद अच्छी लगती हो डोरेमोन। दूर दूर रहने से क्या होता है, जब आखिर में ये सब ही होना होता है। सिकंदर शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए अमामा की आंखों में देखते हुए कहता है, सिकंदर मैंने बेशर्म इंसान तो बहुत देखे हैं, लेकिन आपका लेवल इन सब में से ऊपर है। हटे मेरे ऊपर से। अमामा सिकंदर के सीने से हाथ रखे इसे दूर करते जाती है और खुद उठकर बैठती है। जो तुमने अभी कहा वो तारीफ में कहा था या बेइज्जती में? सिकंदर सोफे से कुछ टिकाते हुए पूछता है। समझदार हैं आप तो समझ जाएं, खुद ही मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अमामा अपने बालों को और अपने कपड़ों को सही करते हुए कहती है, लग तो मुझे बेइज्जती रही है। गर्दन सिकंदर झटकते हुए खुद से धीरे से कहता है और कहते ही सर उठाकर अमामा की तरफ देखता है। शोहर की बेइज्जती करती हूँ और अभी इसके खूबसूरत हैंडसम से मुंह पर गुनाह मिलेगा तुम्हें। सिकंदर अमायमा के सामने खड़ा होकर उसकी आंखों में देखते हुए अपने चेहरे की तरफ शायरी करते हुए कहता है, पहले तो मैं जैसे बहुत सवाब कमा रही हूँ ना आपसे शादी करके, जो अब कुछ कहने से या करने से मुझे गुनाह मिलेगा? अमायमा सिकंदर की आंखों में देखते हुए गुस्सैले अंदाज में बोली। सिकंदर और अमायमा दोनों छोटी छोटी आंखें की कमर पर हाथ रखे एक दूसरे को घूर रहे थे कि इतने में अमायमा के फोन पर निक का फोन आता है। निक के नाम ये देखकर वो जल्दी से कॉल उठाने लगती है कि सिकंदर इसके फ़ोन को पहले उठाकर कान से लगा चुका था। सिकंदर मेरा फ़ोन। अमामा उसके हाथ से फ़ोन छीनने की कोशिश करती है, पर सिकंदर फ़ोन को स्पीकर पे किए हुए हवा में बुलंद कर देता है। सिकंदर मेरा फ़ोन थे। अमामा सर उठाकर अपनी पहुंच से बहुत दूर ऊंचाई पर सिकंदर के हाथ में अपना फ़ोन देखते हुए कहती है, ले सकती हो तो ले लो। सिकंदर अमामा को देखते हुए कहता है, यार तुम दोनों बाद में लड़ लेना, पहले मुझे आयना का ड्रेस दो, इसका फ़ोन नंबर दो। निक बेजारी से वाले लहजे में कहता है, तुम दुबई जा रहे हो? अमायमा साइड एक्साइटेड होते हुए सोफे पर चढ़कर निक से पूछती है, इरादा तो यही है, अब बदलने से पहले इसका नंबर दो और इसका एड्रेस सेंड करो मुझे। निक गाड़ी अपने घर के दरवाजे के बाहर पार्क करते हुए कहता है, अभी सेंड करती हूँ, तुम 2 मिनट इंतजार करो। अमामा कहते ही सिकंदर के हाथ से फोन की चौकड़ी मारे सोफे पर बैठकर निक को आयना का एड्रेस और इसका नंबर सेंड करती है। तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं हो रही है किसी की किसी और की लव स्टोरी के लिए अपनी? पर तो तुम्हारा तो
तुम्हारा तो साबी ध्यान नहीं है। सिकंदर हाथ के इशारा करते हुए अपने होंठ खींचते हुए कहता है, हाथ में बहुत एक हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसकी लव स्टोरी के लिए, क्योंकि वो दोनों ही मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इनको परेशान नहीं देखा जाता मुझसे। अमामा मासूम सी शक्ल बनाते हुए सिकंदर को देखते हुए कहती है, और मेरा क्या जो तुम मुझे बात-बात पर उदास कर देती हो? शौहर की ज़रा भी फ़िक्र नहीं है तुम्हें, और दोस्तों की इतनी है। सिकंदर जले-भुने अंदाज से कहता है, इतने जेलस खोर क्यों हो रहे हैं? बस मेरे दोस्तों से जलना रह गया था आपका। अमायमा गर्दन झटकते हुए कहती है, और कहती ही आईना को कॉल लगाती है। ये फोन नहीं उठा रही है। अमायमा फिक्रमंदी से कहती है, सिग्नल नहीं आ रहे होंगे, बारिश देख रही हो कितनी हो रही है। टेबल पर बैठे हुए सिकंदर अमायमा का परेशान चेहरा देखते हुए कहता है, अल्लाह करे आप जो बोल रहे हैं ऐसा ही हो। अमायमा के दिमाग पर परेशानी छा चुकी थी। इतनी परेशानी मेरे लिए तो नहीं होती जितना इनके लिए हो रही है। सिकंदर को गुस्सा आ रहा था। सिकंदर, अमायमा इसके नाम पर जोर देते हुए कहती है, जाओ, नाराज हूं मैं तुमसे। बीवी मेरी हो पर फिक्र दूसरों की सताती जा रही है। सिकंदर टेबल से उठकर जाने लगता है कि अमायमा इसका हाथ पकड़कर रोक देती है। सिकंदर अभी हंसी जब्ती अमायमा के हाथ में अपना हाथ महसूस करते हुए गहरी सांस लेता है और मुस्कुराते हुए पलटकर अमायमा की तरफ देखता है। कॉफी खत्म करके जाएं, नौकर नहीं हूं मैं आपकी, मेहनत करवाते हैं, पैस पीते क्यों नहीं है? अमायमा गुस्सैले लहजे में सिकंदर को देखते हुए कहती है, जो मैं पीना चाहता हूँ वो तुम पीने नहीं देती हो। कॉफी पिलाती रहा करो बस। सिकंदर टेबल पर कॉफी का कप उठाते हुए कहता है, और उठाते ही वो कमरे से बाहर निकल जाता है। सिकंदर के जाते ही दरवाजे को देखते हुए खुलकर कहका लगाते हुए हंस पड़ती है। आयना को दोबारा कॉल लगाते हुए हमायमा बालकनी की तरफ बढ़ती है। वह लगातार कॉल्स लगा रही थी पर दूसरी तरफ से कोई कॉल नहीं उठाता। पहले तो कॉल जाती है लेकिन फिर फोन ऑफ हो जाता है। हो क्या रहा है, कॉल क्यों नहीं उठा रही है? अमामा फ़ोन की तरफ देखते हुए कहती है, वजदान तेज़ बारिश में ढलती हुई रात में शहर की गाड़ियों से भरी हुई गाड़ियों को क्रॉस करते हुए स्पीड में गाड़ी चलाते हुए वो इसे रेस्टोरेंट की तरफ जाता है, जहाँ वो हीर के साथ गया था। जहांगीर के रेस्टोरेंट में वजदान गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क की। बारिश में भीगते हुए वो रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होता है। अपने बालों को झाड़ते हुए वो अपने कपड़ों को झाड़ते हुए वो आदमियों को और लड़कियों को फर्स्ट फ्लोर पर देखते हुए दूसरों दूसरे फ्लोर की तरफ बढ़ता है। वरदान के सारे बाल इसके कंधे बारिश के पानी से भीग चुके थे। वरदान के हाथ इसके बाल में होते हैं और नजरें जमीन पर झुकाए हुए वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचता है कि वरदान के कदम अपने सामने खड़े हुए शख्स को देखकर ही रुक जाते हैं। वक्त की कदर नहीं है आपको दामाद जी। खया शीशे की दीवार से आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, जहाँ बिजली जोर शोर से गरज रही थी। क्या कर सकते हैं सासू माँ, आपकी बेटी मुझे अपनी नजरों से ओझल करना नहीं चाहती है। वरदान हया को देखते हुए हंसते हुए कहता है, हया और वरदान के अलावा दूसरे फ्लोर पर और कोई भी नहीं था। वो नहीं करना चाहती थी ये सब, जानती हो, पर तुम करोगे ये, हम दोनों जानते हैं। हया वरदान को देखते हुए कहती है, वादे के मुताबिक आपके कहने पर कोशिश कर चुका हूँ। वरदान टेबल की तरफ बढ़ते हुए कुर्सी खींचते इस पर बैठते हुए कहता है, कोशिश नहीं करनी है, इसकी जिंदगी से जाना है। हया वरदान को देखते इसकी जानिब कदम बढ़ाती है। मैं एक बार कोशिश कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करूंगा। आपके कहने पर, आपकी बात मानकर मैं पहले बहुत गिरकर दूर इसको दूर करने की कोशिश कर चुका हूँ। सासू माँ, दोबारा की उम्मीद ना लगाए मुझसे। वरदान गहरी सांस लेते हुए हया को देखते हुए कहता है, उम्मीद तो मैंने तुमसे लगाई है दामाद जी, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुम इसे दूर करे। हया भी कुर्सी से खींच के इस पर बैठते हुए कहती है, गलत, मैं इन लोगों में भी नहीं जो आपकी पैदा की हुई शेरनी से लड़े। वो मुझे बेबस कर देती है। आप आगे से इसके आंसू मुझे अपने लेवल से गिरा देते हैं। वरदान शीशे से बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा लेवल तो पहले ही गिरा हुआ है, और कितना गिराना है? हया वरदान को देखते हुए कह पूछती है, मैं गिरा हुआ जरूर हूँ लेकिन सिर्फ इनके लिए जो मुझसे कहीं गुना ज्यादा गिरे हुए हैं। इनके लेवल पर पहुंचने के लिए मुझे इन जैसा बनना पड़ता है। वरदान हया के चेहरे को देखते हुए जवाब देता है, मुझे तो लगा था कि आपने मुझे कबूल कर लिया, पर अचानक से कल से जो आप डेवल की लेडी डेवल बने हैं, कसम से हैरान कर रखा है आपने मुझे। आप मुझे वो बना रही है जो मैं मेरी बीवी के लिए कभी बनने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ। फरजान दोनों हाथ टेबल पर रख के गहरी सांस लेते हुए कहता है, क्योंकि तुम वो हो जो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी नज़र में तुम सिर्फ एक बिजनेसमैन थे, एक घटिया बिजनेस। हया की बात पर फरजान हंस पड़ता है, मैं सिर्फ घटिया नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, आपकी सोच से भी बहुत ज्यादा।
वरदान हंसते हुए कहता है, जानती हूँ, इसलिए तो अपनी बेटी का मुस्तकबिल बचाने की एक छोटी सी कोशिश कर रही थी। हया सीरियस फेस में कहती है, आप कोशिश कर चुकी हैं, आपके कहने पर मैं कर चुका हूँ, पर वो जो आपकी बेटी और मेरी बीवी है ना, वो मेरी कोशिश को नाकाम कर रही है। फरजान वापस कुर्सी से टेक लगाते हुए कहता है, क्योंकि वो अभी तक ये नहीं जानती थी कि तुम एक लालची बिजनेसमैन के साथ साथ न जाने कितने मासूम लोगों के जान लेने वाले दरिंदे हो। हया अब की बार दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए वरदान की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हारे पीछे मुल्कों की पुलिस इसलिए नहीं है कि तुम अमीरों की जान के इनके बिजनेस को अपनाते हो, बल्कि वो तुम्हारे पीछे इसलिए है कि क्योंकि तुम इन सब के मुल्कों की जड़ों को कमजोर कर रहे हो, नई नस्ल को तबाह कर रहे हो और साथ ही साथ मेरी बेटी को भी अपना आशिक बनाकर इसे तबाही की तरफ धकेल चुके हो तुम। हया गहरी सांस लेते हुए कहती है, मैंने इसे नहीं, इसने पहले मुझे अपना आशिक बनाया सासू माँ। मर्दान कुर्सी से उठते हुए गहरी सांस लेते हुए कहता है, एक बात बताऊं आपको। मर्दान शीशे से बाहर आसमान को देखते हुए, जहां बारिश अब थमकर बरस चुकी थी। ये जिन मासूम लोगों की आप बात कर रही हैं ना, इनकी तबाही की वजह मैं नहीं हूँ, वो खुद है। मर्दाना आसमान से नजर हटाते हया को देखते हुए कहता है, मैं सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, आगे वाले इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं इसमें मुझे कोई गर्ज नहीं है। मेरी बला से भले पूरी दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाए, मुझे कोई गर्ज नहीं है। मेरी दुनिया, जिससे फिलहाल आपकी वजह से वो भी दांव पर लगी हुई है। फरजान अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए हया की आंखों में देखते हुए कहता है। फरजान को देखते हया भी खड़ी खड़ी हो जाती है। दांव पर मेरी बेटी लगी हुई है, जो इस बात से अनजान है कि तुम क्या करते हो हकीकत में। डबल की दुनिया से तो हम भी हैं। मैं तो खुद धोखेबाज लोगों को नहीं छोड़ती हूँ, तो फिर मैं तुम जैसे धोखेबाज क्रिमिनल को, जिसका रिकॉर्ड न जाने कितने मुल्कों में है, इस कदर घटिया शख्स को मैं अपनी बेटी सौंप दूं? नामुमकिन। हया वजदान की आंखों में देखते हुए इसके सामने खड़ी होकर देखते हुए कहती है, आपकी बेटी पहले ही मेरी हो चुकी है, इसे मुझसे दूर मत करें। आपने कल रात मुझे इस होटल में इससे दूर जाने का कहा, मुझे ट्राई करने का कहा, मैंने कर लिया। हेर को दूर करने की कोशिश की थी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका हूँ, पर मैं वो नहीं होना चाहती थी और मैं इसे करना नहीं चाहता। इसलिए बराए मेहरबानी अपनी पुलिसगिरी अपने पुलिस स्टेशन तक महदूद रखें सासू माँ। इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हीर को। मैं पहले ही बहुत हर्ट कर चुका हूँ, अब मैं मज़ीद नहीं कर सकता। मर्दान हया की आंखों में देखते हुए अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहता है, तुमने तो कहा था मैं जो कह रही हूँ वो सही है। तुम जैसे शख्स को मेरी बेटी डिजर्व नहीं करती है, फिर अब क्यों इरादा बदल रहे हो? हया गर्दन हल्की सी टेढ़ी किए वरसान के चेहरे को देखते हुए पूछती है, क्योंकि मेरी पहली कोशिश में ही हो मुझे बुरी तरह हरा चुकी है। आज जिसमें आज जिसमें मैंने इसके साथ किया है ना, इसके बाद इसे मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे खुद से छोड़कर चले जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गई। इसने मुझसे दूर जाने के बजाय सारे दरवाजे खुद ही बंद कर लिए हैं। खुद पर मुझसे भी भरोसा करती है वो मुझ पर। इसे पता है दुनिया उथल पुथल हो सकती है, पर इसका वरसान ना तो इससे नफरत कर सकता है, ना ही इसे छोड़ सकता है। कहते हुए वरसान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, तभी ना खत्म होने वाली मुस्कुराहट, एक फखरिया मुस्कुराहट चेहरे पर सज गई थी। तुम खाक कर रहे हो इसको क्या? हया वजदान के चेहरे को देखते हुए ना में सर हिलाते हुए बोली, इश्क अगर खाक ना कर दे तो खाक इश्क हो। वजदान हंसते हुए कहता है, मुझे लगा था कि सासू माँ, इस दुनिया मर्द जितनी शिद्दत से इस एक औरत से मोहब्बत करता है ना, इतनी शिद्दत से कोई और नहीं कर सकता, चाहे वो आम मर्द हो या फिर मुझ जैसा गैंगस्टर। पर नहीं, जितनी शिद्दत से मुखलिसी के साथ दिल की गहराइयों से एक लड़की एक औरत से किसी मर्द से इश्क करती है, इसके आगे तो हम कुछ भी नहीं हो कुछ भी नहीं होते हैं। कहते हुए वजदान पर हाथ रखता है, इसकी सांसें रुकने से गई थी, दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे अभी वो पसलियां तोड़कर बाहर निकल जाएगा। हम मर्द किसी से भी पहली मुलाकात में इश्क कर बैठते हैं, हमें इश्क करने के लिए सिर्फ एक मुलाकात ज़रूरी होती है। लेकिन औरत कभी भी किसी से पहली मुलाकात में इश्क नहीं करती है। वो देखती है इसे हर लिहाज से, फिर इसे इस पर यकीन करती है, फिर तसव्वुर और फिर इन सब पर इनको सजाकर यकीन हो जाता है कि वो इश्क की सीढ़ी पर कदम रखती है। इतना सोच समझकर इश्क करने वाली लड़की अपने महबूब के बारे में गलत तो नहीं हो सकती। आपकी बेटी कमाल की है, ये गलत होना कहना कि वो मेरे काबिल नहीं है, पर ये सच है कि मैं इसके काबिल नहीं। मरजान हया की तरफ नतवज्जा होते मुस्कुराती नजरों से इसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आपकी फिक्र सही है, मैं मरजान ईमान अमेरिका का मॉन्स्टर किसी लड़की के लिए भी परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जिस किस्म का एक लड़की इश्क करती है एक मर्द से, मैं वहां तक पहुंच ही नहीं सकता।
लेकिन एक सच ये भी है कि दुनिया के आशिकों का पता नहीं है, लेकिन मैं खुद से ज़्यादा इससे प्यार करता हूँ, इसकी इज़्ज़त करता हूँ, इसकी कदर करता हूँ। मर्ज़ान अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी एक-एक बात की सच्चाई और गहराई से हया को वाकिफ़ करवा रहा था। हया हैरानकुन नज़रों से मर्ज़ान को देख रही थी, इसकी बातों को बड़े ग़ौर से सुन रही थी। आपकी बेटी को देखते ही मोहब्बत हो गई थी, जो आहिस्ता-आहिस्ता इसे नज़दीक से देखने के बाद इश्क में तब्दील हो गई है। इसके बगैर रहना तसव्वुर में हरगिज़ नहीं कर सकता। इस पर इसके साथ रहकर इसको खतरे में रखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ। इसकी बात पर एक बार फिर से गौर करते हुए इसको तकलीफ दूँगा, लेकिन ये आखिरी बार होगा। वो ये बदतर रवैया इख्तियार करूँगा, जो इसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बात का मान रखने के लिए मैं आखिरी कोशिश करूँगा, इसको खुद से दूर करने की। अपनी मर्दानगी का सबसे निचला और गिरे हुए लेवल पर जाकर इसे खुद से दूर करूँगा। लेकिन अगर इसके बाद भी वो मुझे चुनती है, तो आप मेरी बात याद रखिएगा कि आग लगा दूँगा हर इस शख्स को जिसने इसे मुझसे दूर करने की बात भी करेगा, चाहे वो कोई भी हो, ना हो, क्यों ना हो। हीर अब वजदान की है, अगर वो मेरे साथ रहना चाहती है, मुझे हर हाल में कबूल करती है, वजदान को खुद इसके काबिल कर बनाने के लिए बदल लेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके लिए बदलेगा। बाकी दुनिया के लिए मैं एक मॉन्स्टर था, हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे अपने इस लक़ब से मोहब्बत है, जिसे बदलना नामुमकिन है। हीर की मर्ज़ी, इसकी ख़्वाहिश अव्वल है, मेरे लिए हर चीज़ से ज़्यादा। अगर इसने मेरा इंतख़ाब किया, अब भी तो मैं इसको दोबारा दूर करने का सोचूँगा भी नहीं। किसी के भी कहने पर, किसी के भी मर्दान हया की तरफ बढ़ते हुए, इसकी आँखों में देखते हुए वार्न करते अंदाज़ में कहता है, "मर्दान फिर भी सब करेगा, लेकिन इसको नहीं छोड़ेगा।" नहीं, मर्दान की आँखों में नमी हल्की-सी वजदान कहते ही वो गहरी साँस लिए हया को क्रॉस किए वहाँ से जाने लगता है। "अगर इतनी ही मोहब्बत करते हो, इसे मेरी मेरी बात क्यों नहीं मानी है तुमने? ना मानते शुरू से ही?" हया फरज़ान को जाता देखते हुए पूछती है। फरज़ान के कदम रुक जाते हैं हया की बात पर। मैंने कभी अपनी माँ को माँ नहीं कहा, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला इनको करीब से देखने का, सुनने का, इनकी पुकारने का और इनकी कोई भी बात मानने का। हीर की वजह से मुझे बहुत कुछ मिला है, जिसमें एक आप भी हैं। आप इसकी माँ हैं, तो मेरी भी होती। पहली बार मुझसे माँ ने कोई बात की है, इसको मानने की हिम्मत नहीं की होगी। वजदान मुड़कर हया के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, आपने एक कोशिश कहा था, मैंने आपकी खुशी के लिए एक और करता हूँ। मेरी किस्मत में खुशियाँ आती हैं तो बहुत मुश्किल है, पर जाने में वक़्त नहीं लगाती हैं। देखते हैं मुझे गुनहगार इंसान के नसीब में इस बार भी ऊपर वाले ने पूरी खुशी रखी है या नहीं? वरदान आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, वरदान की बातें हया को चुप करवाती हैं। अगर इसने इस 4 बात मान ली तो क्या करोगे? मेरे कहने पर अपनी मोहब्बत अपनी बीवी को छोड़ दोगे? हया तजस्सुस के साथ वरसान के साथ बाहर आसमान की तरफ देखते हुए पूछती है, पहली बात मुझे यकीन है वो मुझे छोड़कर नहीं। वजदान हया की तरफ बढ़ते हुए कहता है, दूसरी बात मैं ये कोशिश कि आपके लिए ज़रूरत कर रहा हूँ और पक्के इरादे से कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं एक गैंगस्टर बंदा हूँ। अपनी मनपसंद चीज़ हो या शख्स मैं किसी के लिए नहीं छोड़ता हूँ। हाँ, हीर की भलाई अगर मुझसे दूर हो जाने में है तो ज़रूर, मैं इसे दूर करूँगा, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। लेकिन अगर वो नहीं जाना चाहते, तो मैं इसके कदम पर मुझसे दूर करने वाले हर शख़्स को इस दुनिया से दूर कर दूँगा, सबको। वरदान अपने आखिरी अल्फ़ाज़ पर ज़ोर देते हुए हया के बिल्कुल सामने आ खड़ा होता है। हया वरदान की बात पर मुस्कुरा देती है, पर जल्दी से अपनी हँसी को ज़ब्त कर देती है। ज़ोर-ज़बरदस्ती से आपके शौहर से लड़कर मैं इसे अपने पास रख सकता हूँ। पर इससे क्या होगा? वक़्त के साथ-साथ आपके दिल में मेरे लिए नफ़रत और बढ़ती जाएगी। जो मैं नहीं चाहता, हीर के फ़ैसले के बाद आपको भी जवाब मिल जाएगा और मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी इस बार। इसलिए आप भी इसके फ़ैसले को मानेंगे और मैं भी। जो भी होगा इसे कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हीर को इससे ज़्यादा हर्ट नहीं करना। ये दिन मुझे सालों के बराबर लग रहा है। अगर ये सब चलता रहा तो मेरा पागल होना पक्का है। जो मेरे दुश्मनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। मर्दान ईमान दुश्मनों का फ़ायदा नहीं करता, वो सिर्फ़ इनका नुकसान करने के लिए उस दुनिया में आया है। मर्दान हया के चेहरे को देखते हुए कहता है, कल फ़ैसला हो जाएगा। इसके बाद जो होगा वो कबूल करना होगा, मतलब हम डील कर रहे हैं। हया मर्दान से नज़र हटाते हुए पूछती है, रिश्तों में डील्स नहीं होती, सिर्फ़ इल्तिजाएँ होती हैं। इन्हें मान कर पूरा करना है। रिश्ते की खूबसूरती को बयान करता है। वज़दान गर्दन मोड़कर हया को देखते हुए बोला। हया को इसकी बातों से इसके यकीन से सुकून मिल रहा था। ठीक है, आखिरी फैसला हीर का होगा, वो किसको चुनेगी पता चल जाएगा। हया वज़दान की आंखों में देखते हुए कहती है, ये कोई ना बात
ये हुई ना बात सासू माँ, खुदा हाफ़िज़ सासू माँ। वजदान मुस्कुराते हुए कहता है और कहते ही वो अपने बालों में हाथ फेरे सीढ़ियों से नीचे फिर रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। ये क्या है जो मैं जानती हूँ? वो वजदान या जो डेविल वो और हीर जानते हुए वजदान हया दोनों हाथ कमर पर रखे हुए वजदान को इसकी गाड़ी की तरफ जाता देखते हुए खुद से पूछती है। जो भी है वो पता लग जाएगा वजदान ईमान हीर के काबिल है या नहीं। मैंने जो किया वो अपनी बेटी का हया कहते-कहते रुक जाती है। क्या हीर को सच में इतनी मोहब्बत हो गई है कि वजदान से कि मैं भी तो इस तरह की सिचुएशन से गुज़र चुकी है। मैंने भी तो मोहब्बत में सब नज़रअंदाज किया था। जहांगीर के डेविल होने से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो भी तो जो दुनिया के लिए थे, वो वैसे कभी मेरे लिए नहीं थे। वो तो बदल भी गए थे। क्या वजदान भी जहांगीर जैसा है? हया की आंखों में नमी थी। इसके दिलो-दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। इसे अपनी बेटी की फ़िक्र सताई जा रही थी। वो लोगों की बातें सुनकर हीर का वजदान के हाथ में नहीं दे सकती थी हाथ वजदान के हाथ में नहीं दे सकती थी, चाहे जो भी बोले, जब तक वो खुद तसल्ली नहीं कर लेती थी। इसे यकीन नहीं आएगा कि किसी से भी किसी की भी बात का हया के दिमाग में उठते हुए सवालात, वजदान का मॉन्स्टर से आशिक वाला रवैया, ये बातें इसकी सोच हया को सोचने पर मजबूर करने लग गई थी, जिनका जिनका कोई जवाब नहीं था। अलबत्ता सवालों में इज़ाफ़ा हो और होता जा रहा था। वक़्त के साथ-साथ सबको पता चल जाएगा, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। हया हरमट मेरे डेविल जैसा भी नहीं होता है, जो मोहब्बत में खुद को बदल दे। देखते हैं बदलता है या इसकी मोहब्बत वजदान भी। वापस घर के लिए निकल जाता है और हया भी बारिश थम रही थी, लेकिन हो रही थी आधी भी हो। हवाओं में मज़ीद इज़ाफ़ा हो रहा था। वजदान गाड़ी का शीशा नीचे किए, एक हाथ खिड़की में रखे हुए और दूसरे हाथ में ड्राइविंग करते हुए वो गहरी सोचों में डूबा हुआ था। अभी सोचों से बाहर निकलते वो एक गहरी सांस लिए अपना सीधा हाथ खिड़की के बाहर निकालते गाड़ी की स्पीड धीमी की। वो अपने हाथ पर ठंडी ठंडी हवा और बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें अपने हाथ पर महसूस करते। वो आंखें बंद किए पल के लिए मौसम की खुशबू अपने अंदर समाता है। इन बारिशों की बूंदों से आ रही है महक इसकी, शायद वो भीग रहा है बारिश में गुलाबों की तरह। हीर इसके पास नहीं है, लेकिन इसकी खुशबू का इसका एहसास हर पल इस पर छाई है। इस तरह होता है वरदान का हाथ खिड़की से बाहर बारिश के पानी की कुछ बूंदें इसके हाथ पर पड़ रही थी। हाथ अंदर तक जाता है वरदान ठंडा ठंडा हाथ अपने दिल पर जा रखता है। थोड़ा ठंडा इसको भी कर दो मेरा यार, मेरा सुकून तो रूठा हुआ है, इसको मनाऊं कैसे ना। वो माने गाना ये पुरसुकून होगा। फरजान गाड़ी चलाते हुए सड़क की तरफ देखते हुए कहता है, मोहब्बतों में जुदाइयां आजमाइशें आजमाइशें क्यों होती हैं, और एक शख्स ये मैसर नहीं होता जिसकी तमन्ना हर दिन रात करते हैं। फरजान खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, पूरी दुनिया की ख्वाहिश थी कि वो मैंने पाली, मोहब्बत की ख्वाहिश थी, इसे हासिल भी कर लिया है। अब क्यों उसे हासिल करके भी वो मुझे ना हासिल है? क्यों मेरी मोहब्बत का बार-बार इम्तिहान लिया जाता है? ज़िंदगी भर मैंने अपना सब कुछ खुद किया, कभी कुछ नहीं माँगा। एक शख्स माँगा था, वो भी टुकड़ों में डर के साथ दे रहा है। डर-डर के साथ दे रहा है। इसका यकीन मुझ पर से हिम्मत देता है, इसको सच में मेरी वजह से कुछ हो ना जाए। हर पल इस बात का डर क्यों लग होता है? मैं इसे सँभाल सकता हूँ, इसकी हिफ़ाज़त कर सकता हूँ, इसे हर खुशी दे सकता हूँ। फिर भी क्यों वो मुझसे दूर रही हो रही है, और मैं खुद ही ये कर रहा हूँ। वरदान का लहजा लड़खड़ाने लग गया था, आंखों में हल्की सी नमी में जगह घेर लिया थी। नजरें भी कभी आसमान पर तो कभी सड़क पर जा रही थी। वरदान मुसलसल आसमान को देखते अपनी शिकायतें अपनी बेचारगी ऊपर तक ले जा रहा था। पहली बार जब वो बात कर रहा था, नमी और ये चाहत तो आनी ही थी। रात ने मेरा हाल भी अर्श और फर्श जैसा कर रखा है। पल में मुझे मोहब्बत से गुजार कर रुक कर इश्क के तख्त पर वो एक बादशाह की तरह बिठा देते हैं, तो कभी फर्श पर गिराकर सड़क पर किसी गरीब गरीब की तरह, जिसके पास कुछ भी नहीं, ना मोहब्बत, ना दौलत, ना कुछ और। फरजान कहते कहते पल के लिए रुकता है, थम जाता है। इस पल में और भी गहरी सांस लेते हुए वो गाड़ी को रोक के जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता है। दिल फटने वाला हो गया था दर्द के मारे। वजदान गाड़ी से निकलते हुए गहरी गहरी सांसें लिए अपने आप को पुरसुकून करता है। मुझसे हीर को जुदा ना करें अल्लाह ताला, पहली बार और आखिरी बार मांगता हूँ, इसको दूर ना करें आप, वो मेरे लिए सब कुछ है। मैंने इसे अपने सिर्फ दूसरी जन्नत कहा नहीं है, माना भी है। मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा, इसे बहुत मोहब्बत और इज्जत दूंगा, इसका मुहाफिज बनकर हर चीज से इसकी हिफाजत करूंगा। वो मेरी बीवी है, मेरा सुकून है, मेरा इश्क है, इसे जुदा मत करे। वह वजदान कहते कहते बारिश में गीली सड़क पर, तेज हवाओं में हल्की सी बारिश पर, वो सुनसान इलाके में अकेला सड़क पर घुटनों के बल सर झुकाए बैठा हुआ था। वो दुआ मांग रहा था या भीख मांग रहा था, वो नहीं जानता था। सर पर पुर सर पर झुका हुआ अपना हाथ सर पर आ
सर अपने हाथों में पकड़े हुए टूटे हुए लहजे में नम आँखों से जिसकी नमी आँखों स जिसकी नमी बढ़कर आँसुओं में मुब्तला हो गई थी। वरदान अपना सर हाथों को लाए उठाकर दुआ को उठाए वो रोते हुए अपनी ज़िंदगी की पहली दुआ को अपने महबूब के नाम की माँग रहा था। इसे दूर ना करना मुझसे मेरी ज़िंदगी का हर खूबसूरत रिश्ता आपसे मोहब्बत से दूर कर दिया था। अब जो मुझे मुश्किलों से ही सही जो मिला के इसे मेरा रहने दे। मेरी हीर को दूर ना करें। मुझसे वो मेरी बीवी है, इसे फ़क़्त मेरा रहने दे। मर्दान लड़खड़ाते हुए लहजे में आसमान की जानिब देखते हुए कहता है। चेहरा जैसे ही आसमान की जानिब था, इसकी आँख से एक आँसू बहकर पहले इसके गाल पर बहने लगा, दूसरी आँख से भी निकलता इससे पहले ही एक बार फिर से तेज़ी से गरजदार बारिश होती है। जो वरदान के चेहरे पर गिरते, इसके आँसू को पानी में बहा ले जाती है। वो रोया भी तो पहली दफ़ा, पर ऐसे रोया कि अल्लाह को इसके आँसुओं पर पसंद आ गए। दूसरे आँख से आँसू बहकर इसको भिगाता हुआ इससे पहले ही वो वरदान को पूरा-पूरा अपनी रहमत की बारिश में भिगा चुके थे। इसको दुआ कबूल हुई या रद्द हुई, कोई नहीं जानता था। बस दुआ माँग कर वो थोड़ा-सा सुकून में आ गया था। फिर कमरे की बालकनी में पेट पर ज़ोर दिए वो अपनी भूख को कंट्रोल करने के चक्कर लगा रही थी। रो-रो कर आँखें सूज गई थी। फेस पर अब हल्के-हल्के से स्वेलिंग आने लगी थी। रंग मज़ीद सफ़ेद पड़ता जा रहा था। हीर की हालत ख़राब होती जा रही थी। एक दिन की भूखी होती तो बात भी बनती। वो 3 दिन से भूखी थी। पेट भर कुछ खाया नहीं था। बार-बार सिर्फ़ पानी पिए जा रही थी। अज़रा इसने ए इसके लिए मॉन्स्टर के हुक्म पर खाना बनाया था। वो जो कमरे में आके इसके लिए लाई थी। परहीर ने इसके परहीर ने इसे दरवाजे से ही बाहर वापस भेज दिया था। बालकनी की गीली ठंडी टाइल्स पर वो नंगे पैर चल रही थी। बारिश आखिरी बार तेज बरस कर थम गई थी। बादल थे कि ठंडी हवाएं थी लेकिन बारिश रुक गई थी। फिर 2 दिन खाना खाने से बंदा तो मर नहीं जाता ना, फिर मैं क्यों मरने वाली हुई पड़ी हूँ। हीर अपने पेट पर दबाए हीर अपने पेट को दबाए कमरे में टहलते हुए खुद से कहती है, कुछ नहीं होगा हीर, खुद से भी तो जरूरी है। बदतमीज कहीं के। आज जरा मेरी फिक्र नहीं है। हीर कहते ही सोफे के पास आती दोनों हाथ पैर सोफे पर रखे घुटनों के बल बैठते हुए एक हाथ से पैर दबाए हुए अपना सर घुटनों पर रख लेती है। वजदान भी वापस घर पहुंच के आता। कपड़े बाल सर से पैर तक गीला हुआ पड़ा था। वजदान गाड़ी का दरवाजा सामने पार्क किए वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए वो घर में दाखिल होते थे। सामने ही लिविंग एरिया में अली एडोन्स को देखते हुए वरदान की तरफ बढ़ता है। डिलीवरी हो गई? वरदान सब लहजे में पूछता है। नहीं मॉन्स्टर। अली वरदान को देखते हुए इसकी तरफ बढ़ते हुए जवाब देता है। क्यों? वरदान अली के चेहरे को देखते हुए पूछता है। वो आपसे मिलकर डील करना चाहते हैं। हमारी पैकिंग करने से पहले ही इनका आ गया था। वहां वो मिलकर डिलीवरी करना चाहते हैं। अली वरदान की नजर चुराते हुए कहता है। अली की बात पर वरदान गहरी सांस लेता है। ठीक है मीटिंग फिक्स करो। वरदान धीरे से कहता है और कहते ही वो पलट कर जाने लगता है कि इसकी नज़र टेबल पर डिशेस पर पड़े हुए खाने पर जाती है। डिड नॉट शी ईट एनीथिंग? मर्दान अजरा से पूछता है। नो शी डिड नॉट एनीथिंग ईट एनीथिंग। अजरा खाने की तरफ देखते हुए कहती है। हीट द फूड अगेन। वरदान से बोला भी नहीं जा रहा था। वरदान आधे टूटे पफूटे लहजे में बोलता कहकर सीढ़ियों से ऊपर की जानिब बढ़ने लगता है। हीर सोफे पर सर झुकाकर घुटनों से लगाए वो अपने पेट को दबाए हुए थी भूख से। हालत बुरी हुई पड़ी थी इसकी। इसके सर झुकाए वो फिर से रो रही थी। ये रोने में मसरूफ थी तभी वरदान भीगी हुई हालत में कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है। हीर को सर झुकाए हुए बैठे देखकर वरदान मुस्कुराते हुए कमरे का दरवाजा बंद किए हीर की तरफ बढ़ता है। वरदान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी पर हीर की जानिब बढ़ते हुए कदम पर वो अपने चेहरे से मुस्कुराहट गायब कर चुका था। घुटनों के बल एक हाथ वो घुटने पर रखे इसे अपने सामने सोफे पर बैठी हुई हीर को देखता है और बस देखता ही रह जाता है। बिना कुछ बोले वो कुछ पल सुकून से बैठे हीर को देखते हुए अपने अंदर एक अलग सा सुकून उतार रहा था। हीर जैसे ही सर उठाती है लाल सरकोते गाल और नाक से वो नम आंखों से सिसकी लेती हुई वजदान को देखती है और कुछ पल वो भी खामोशी से वजदान के चेहरे को इसकी आंखों में देखने लगती है। हीर का चेहरा की आंखें सूजी ही रही थी। गोलगप्पे जैसा क्यूट वाला इसका चेहरा हुआ पड़ा था। फरजान हीर के चेहरे के एक-एक नकूश को घूर कर देखता है, फिर इसके करीब आकर आंसुओं से साफ नहीं करता, इसे कुछ नहीं बोलता है, बस इसे देखता रहता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए जैसे खो से गए थे। हजारों रंग का वो मुजस्सम वो नर्म, खुद ही दिल नोजी, वो चुप कर वो चुप के लहजे में एक तकल्लुम वो शख्स जैसे जादूगर था।
हीर की खामोशी वजदान को खटक रही थी। इसे इसका खामोश रहना, नहीं बोलना पसंद था। इसका रोना नहीं, खिलकर हँसना और हँसते हुए वजदान को देखना पसंद था। हीर की आँखों से निकला एक-एक आँसू का कतरा वजदान का दिल ज़ख्मी कर रहा था, पर वो ये बताने से जताने से कासिर हुआ पड़ा था। दोनों खामोशी से एक-दूसरे को देखने में मसरूफ़ थे। मसरूफ़ थे, गुम होने के लिए इन्हें दुनिया की ज़रूरत नहीं, एक-दूसरे की आँखें काफ़ी थी। वजदान की काली गहरी रात जैसी आँखें इसकी बारिश के पानी से और कुछ आँसुओं से आपस में जुड़ी हुई थी। माथे पर गीले बिखरे हुए बाल वजदान के बिखरा हुआ और भी किसी शहज़ादे से कम नहीं लग रहा था। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इस पे रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो ये नॉवल जो है वो कंटिन्यू रहेगा। इसके 4 या 5 एपिसोड्स रह गई हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कंप्लीट कर दूँ लॉन्ग एपिसोड्स देकर, तो प्लीज़ इस पे रिस्पॉन्स अच्छा देना। अदरवाइज़ फिर ये दोबारा से स्टॉप हो जाएगा। फिर आप लोग नहीं मुझे दोबारा फिर मैं नहीं इसको कंटिन्यू करूँगी। अभी लास्ट टाइम है कि मैं इसको जो है दोबारा से मैंने कंटिन्यू किया है ख़त्म करने के लिए। अब इस पे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया आप लोगों का जिसने कमेंट्स किया था। तो मैं दोबारा फिर इसको पोस्ट दोबारा कभी भी नहीं करूँगी, ठीक है? चलिए जी, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर जो आप लोगों ने रिस्पॉन्स अच्छा दिया, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।